सो वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा सेशन नंबर 9 रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे अराउंड 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मैं कहूँगा कि अभी तक का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जो आपने वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, जब हम कोर्स पढ़ रहे थे उस टाइम जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल रिलीवेंट थे टॉपिक के रिलेटेड। एंड वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मतलब मैंने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कराए थे। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे अब इस वाले सेशन में, यहाँ पे आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। एंड अगर आपका स्कोर यहाँ पे 70 में से 60 के अबव जाएगा, इसका मतलब आप बढ़िया प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। नाउ ध्यान दीजिएगा, मॉक सेशन नंबर 9 रहेगा हमारा एंड 70 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल रहेंगे। नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन गेट। एंड पहले जो 10-15 क्वेश्चन रहेंगे वो गेट के रहेंगे, मतलब गेट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। क्लियर? नाउ ध्यान दीजिएगा, एंड गेट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर थ्योरेटिकल पूछा जाता है वो ज़्यादातर मैच दी फॉलोइंग या फिर मल्टीपल ऑप्शन ही पूछे जाते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए आपको मैच करना है। सिंपली ऊपर आपको नहीं देखना है, फिलहाल आपको दिख रहा है कि मैच आपको करना है। यहाँ पे आपको बेसिकली टेस्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दी गई है। क्लियर? सो अगर आप देखोगे पहले सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन, क्लियर, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, अच्छा, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन, कोगुलेंट डोज। नाउ जो पहला यूनिट हमारे पास है, जो हमने पहला यूनिट पढ़ा था वाटर के कैरेक्टरिस्टिक, एक तो वो आपको रिवाइज करके आना है। देन वाटर ट्रीटमेंट, क्लियर, वाटर ट्रीटमेंट वो आपको रिवाइज करके आना है, तब आप ये सेशन अटेम्प्ट करें। अगर आप ऐसे ही आ गए हैं, आप इसको छोड़िए, पहले आप वो रिवाइज करके आइए। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे बीओडी, एमपीएन, जार टेस्ट, टर्बिडिटी। नाउ अगर मैं जार टेस्ट की बात करूँ, जार टेस्ट मैंने आपको वहाँ पे मैंने ये चीज़ स्किप की थी, मतलब याद नहीं रहा था। सो जार टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जब हमने कोगुलेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा हमने कोगुलेंट्स पढ़े थे, क्या 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 कोगुलेंट पढ़ा था हमने हमने अलम पढ़ा था, हमने कॉपरेस पढ़े थे। कॉपरेस, कॉपरेस में हमारे पास क्या होता था, कॉपरेस में हमारे पास क्या होता था, आपको रिमाइंड करूं, कॉपरेस में हमारे पास होता था जनरली, अच्छा, अलम, अलम हमारे, एक तो अलम हमारे पास, देन कॉपरेस, कॉपरेस में हमारे पास क्या होता था, फेरस सल्फेट, यहाँ पे हमारे पास फेरस सल्फेट होता था। देन क्लोरीनेटेड कॉपरेस, क्लोरीनेटेड कॉपरेस हमारे पास होते थे। उनमें क्या होता था, एक तो हमारे पास फेरिक क्लोराइड एंड दूसरा हमारे पास एक तो फेरिक क्लोराइड। क्लियर? एक तो फेरिक क्लोराइड हमारे पास, दूसरा हमारे पास फेरिक सल्फेट, फेरिक, ये दोनों ऐप जो यहाँ पे है दीज आर फेरिक। क्लियर? देन हमारे पास था सोडियम अल्युमिनेट, सोडियम अल्युमिनेट हमारे पास था, एंड साथ में हमारे पास लाइम भी था। सो ये हमारे पास बेसिक 5 कोगुलेंट थे, इनका पीएच भी वहाँ पे मैंने मेंशन किया था। नाउ अगर मैं डोज की बात करूँ, अलम का डोज आपको याद रखना है कितना, 17 mg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने mg हमें मिलाने हैं, 17। नाउ ये जो डोज बेसिकली कोगुलेंट का हम देते हैं, बेसिकली ये हम कैसे निकालते हैं, ये एक टेस्ट हमारे पास होता है जिसका नाम हमारे पास है जार टेस्ट। क्लियर? जिसका नाम हमारे पास है जार टेस्ट। सो सिंपली जार टेस्ट किसके लिए हमें यूजफुल होता है, जार टेस्ट इज यूजफुल टू फाइंड डोज ऑफ कोगुलेंट। सो ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन करोगे कि डोज ऑफ कोगुलेंट जो हमारे पास होता है ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम जार टेस्ट से निकालते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसी क्वेश्चन को कहाँ पे पूछा गया था, जो फील्ड असिस्टेंट का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जार टेस्ट वाला। क्लियर? सो इसको आप नोट डाउन करोगे। नाउ अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, सो आप यहाँ से ऑप्शंस मैच करना स्टार्ट करिए। सो कोगुलेंट डोज की अगर मैं बात करूं, डी हमारा किसके साथ मैच करेगा, डी हमारा, पहली बात तो डी हमारा किसके साथ मैच करेगा, डी हमारा यहाँ पे 3 के साथ मैच करेगा। नाउ एमपीएन आपको दिख रहा है, सो एमपीएन बेसिकली क्या करेगा, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन को निकालेगा हमारे पास। सो हमारे पास सी जो है, सी किसको मैच कर रहा है, सी हमारा 2 को मैच कर रहा है। क्लियर? सी हमारा 2 को मैच कर रहा है। नाउ सस्पेंडेड सॉलिड, सो सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि ए हमारा किसको मैच करेगा, ये हमारी टर्बिडिटी को मैच करेगा, यानी कि 4 को मैच करेगा। एंड अब यहाँ पे क्या रहा हमारा, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, सो ये हमारा बीओडी को मैच करेगा, यानी कि बी किसको मैच करेगा, 1 को मैच करेगा। सो बी को होगा 1, सो इन दो में से कोई यहाँ पे
अच्छा डी को होगा 3, सो अगेन यहाँ पे अभी चल रहा है। अब सी को हमारे पास क्या है, सी को हमारे पास है 2, अच्छा ए को हमारे पास क्या है 4, सो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे जो है वो मैच हो रहा है। क्लियर, सो ऑप्शन बी आपका मैच यहाँ पे होना चाहिए। सो 70 क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे ढेर सारे होंगे। नाउ देखिए अगेन गेट का ही क्वेश्चन है, मैच द गिवन वाटर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 1 टू दी गिवन टाइट्रेंट। सो एक साइड में आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ से आपको टाइट्रेंट दिए गए हैं एंड यहाँ से आपको प्रॉपर्टी दी गई है अल्कैलिनिटी, अच्छा देन हार्डनेस, क्लोरीन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्लियर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नाउ अगर मैं अल्कलिनिटी की बात करूं, अल्कलिनिटी, सो पी हमारे पास, क्लियर पी हमारे पास। एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी कभार क्या करना होता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में जो ऑप्शंस होते हैं इनको भी इलिमिनेट करना होता है कभी कभार। क्लियर, मे बी कभी कभार आपको 2 ही आते हों, बट वो 2 या फिर कभी कभार आपको 1 ही आता हो, वो 1 भी इनफ होता है क्वेश्चन करने के लिए। सो आप मैच दी फॉलोइंग में क्या करें, हमेशा इलिमिनेट वाली चॉइस को फॉलो करें। एंड आजकल JK SSB का ज़्यादा ट्रेंड है पेपर्स में कि मल्टीपल ऑप्शंस एंड जो मैच दी फॉलोइंग है इनको ज़्यादातर पूछा जाता है आजकल, लास्ट मतलब जब से JK PSC यहाँ पे पेपर करा रही है। नाउ अगर मैं बात करूं, अच्छा पी हमारा क्या है, अल्कलिनिटी, सो पी किसको मैच करेगा, H2SO4 को। सो टाइट्रेंट हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे अल्कलिनिटी के लिए, हम H2SO4 यानी कि 3 यहाँ पे। अच्छा हार्डनेस, हार्डनेस की अगर मैं बात करूं, हार्डनेस हमारा Q, सो Q किसके साथ मैच करेगा, EDTA के साथ, यानी कि 4 हमारे पास टाइट्रेंट। अच्छा देन क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन किसके साथ, AgNO3 के साथ यहाँ पे। सो R हमारा किसको मैच करेगा, 1 को। फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सो यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, अगर आपको याद होगा सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, स्टार्च याद करिए, क्लियर, रिंकलर्स टेस्ट याद करिए। सो S को क्या मैच करेगा, S को यहाँ पे हमारा 2 मैच करेगा। सो ढूंढिए, P का 3 हमारे पास, सो एक ही ऑप्शन में है, P का 3, Q का 4, R का 1, S का 2 यहाँ पे। सो ऑप्शन C जो हमारे पास है, ऑप्शन C यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम ए डीप ट्यूबवेल। सो अगर हमारे पास डीप ट्यूबवेल होगा, सो इसको हमें कौन सी ट्रीटमेंट देनी है यहाँ पे। देखिए लास्ट टाइम जो पिछला सेशन हमारे पास था 8, सेशन नंबर 8, वहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हुआ था, मे बी दिमाग में क्या था इस टाइम, देखिए दिमाग में क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था ग्राउंड वाटर, क्लियर ग्राउंड वाटर, बट दिमाग में मेरे पास आया क्या, सरफेस। क्लियर, दिमाग में आ रहा था सरफेस, क्लियर, यानी कि रिवर वगैरह, यहाँ पे मैंने रिवर वगैरह लिखाए भी थे। क्लियर, दे आर सरफेस हमारे पास, वी नो दैट सरफेस वाटर हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो सरफेस के ऊपर रन करता है। रिवर हमारे पास, लेक्स हमारे पास, ओशन हमारे पास, सी हमारे पास। नाउ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर हमारे पास क्या है, सिंपली मतलब ट्यूबवेल हमारा, क्लियर ट्यूबवेल हमारा। नाउ जो ग्राउंड वाटर हमारे पास होता है, ग्राउंड वाटर इज़ फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर में क्या होता है हमारे पास, ग्राउंड वाटर हमारा फ्री होता है किससे, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज से, ग्राउंड वाटर हमारा। एंड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी था, क्लियर, ग्राउंड वाटर हमारा जो होता है, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। सो ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम, हमारे पास जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनसे फ्री होता है। ग्राउंड वाटर में हमारे पास क्या होती हैं, डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़। जो ग्राउंड वाटर हमारे पास होता है इसमें हमारे पास क्या होती हैं, डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को रब करने जा रहा हूँ। सो ग्राउंड वाटर में हमारे पास क्या होती हैं, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर कह लो या फिर अंडरग्राउंड वाटर कह लो, इसमें हमारे पास क्या होती हैं, डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़। अच्छा सस्पेंडेड सॉलिड या फिर सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं सरफेस के ऊपर, सरफेस वाटर में। सो सरफेस वाटर में क्या होती है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ जो तैरती हैं। क्लियर, रिवर में आप देखते हो सेडिमेंट्स वगैरह तैरते हैं। क्लियर, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, रिवर अपने साथ क्या क्या चीज़ें बहा के ले जाता है, क्लियर, प्लास्टिक वगैरह जो भी आप देखते हो। सो सरफेस वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे पास होते हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा कि ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम, किन से फ्री है, सो ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ से फ्री है। ग्राउंड वाटर में क्या होती हैं, डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़, जिनको हम फिर किससे निकालते हैं, देखिए क्लोरीन, क्लोरीनेशन हम कर सकते हैं। अच्छा देन मेनली इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं। एंड अगर डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होंगी, इसका मतलब क्लोरीन डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्लोरीन डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। नाउ आते हैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये वाले, सो इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे। नाउ ध्यान दीजिए,
ये वाला क्वेश्चन। सो ट्यूबवेल की ही बात हो रही है, क्लियर, अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है हमारे पास। सो यहाँ पे देखिए, ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू ए वाटर फ्रॉम ए डीप ट्यूबवेल। सो डीप ट्यूबवेल आपके घर में भी होगा। सो कौन सी ट्रीटमेंट है? क्या आप उसमें सेटलिंग कराते हो? जी नहीं। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन आपने अपने घर में देखा है? जी नहीं। फिल्ट्रेशन? जी नहीं। आप उसको क्या करोगे? डिसइंफेक्शन करोगे। सो आप सिंपली डिसइंफेक्शन करोगे। आप क्या करोगे? आप सिंपली या तो ब्लीच का यूज़ करोगे, मार्केट से आपने देखा होगा, या तो आप ब्लीच लाते हो या तो आप क्या लाते हो? क्लोरीन लाते हो। यानी कि सिंपली इसमें क्या करोगे आप? डिसइंफेक्शन ओनली। समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। द पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्बिड सरफेस वाटर बाय अडॉप्टिंग दी फॉलोइंग ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दी है। देखिए, ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमेशा आप एक चीज़ देखना कि लास्ट पे जो लास्ट ट्रीटमेंट आपकी होगी, दैट विल बी ऑलवेज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के बाद क्या होगा? डिसइंफेक्शन के बाद पानी सीधा किधर जाएगा? सर्विस रिजर्वायर में। डिसइंफेक्शन के बाद पानी किधर जाएगा? सर्विस रिजर्वायर में, या फिर स्टोरेज के लिए जाएगा, या फिर सप्लाई के लिए। सो डिसइंफेक्शन आपके पास हमेशा लास्ट स्टेप होगा, क्लियर। सो अगर आप देखोगे पहले ऑप्शन में, अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे स्टोरेज है, यानी कि स्टोरेज से पहले जो ट्रीटमेंट हमारे पास होगी दैट विल बी डिसइंफेक्शन। सो फिलहाल क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हैं, अगर पढ़ने हम बैठेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। ये क्वेश्चन हमारे 3 मिनट भी खा सकता है, क्लियर। इट कैन कंज्यूम आवर 3 मिनट्स। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे गौर से, सो डिसइंफेक्शन, सो सही, फिलहाल तो ये सही है। अच्छा, यहाँ पे कोगुलेशन, लास्ट स्टेप कोगुलेशन नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन सी में आइए, लास्ट स्टेप अगेन कोगुलेशन नहीं होगा। ऑप्शन डी में आइए, यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। सो देखिए, बाय एलिमिनेशन हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। नाउ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है, अगर आप कॉन्सेप्ट से भी करने बैठते, टर्बिड सरफेस वाटर, क्लियर। टर्बिड, उसमें आपका लक डिपेंड करेगा। अगर पहला ही ऑप्शन था तब जल्दी सॉल्व होगा, अगर पहला नहीं था, लास्ट रखा होता, तब टाइम कंज्यूमिंग था। सो अगर आप देखोगे, ये तो मैंने आपको ट्रिक से बताया कि कैसे, ट्रिक से नहीं, मतलब जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट की, लास्ट जो हमारे पास होता है, लास्ट इज ऑलवेज डिसइंफेक्शन, स्टार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम स्क्रीनिंग, क्लियर। सो देयरफॉर बाय ऑप्शन यहाँ पे हमने क्या किया? एलिमिनेशन किया। नाउ अगर आप देखोगे, सो पहले हमारे पास टर्बिड सरफेस, देन इसके बाद कोगुलेशन, जी हाँ, कोगुलेशन के बाद फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन के बाद हमारे पास क्या होगी? फ्लोकुलेशन के बाद हमारे पास होगी सेडिमेंटेशन। एंड बताइए ये कौन सी सेडिमेंटेशन है? दिस इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, याद रखिए। फ्लोकुलेशन के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन, इसके बाद लोगों को पानी दिया जाएगा, क्लियर। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्लियर। नाउ अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी आपको यही करना होता है, हमेशा आपको देखना है कि इलिमिनेशन, बेटर इज इलिमिनेशन यहाँ पे। अच्छा, देखते हैं इसने क्या दिया है। देखिए, सी फॉर क्लोरिनेशन दिया है। अच्छा, RSF इसने रैपिड सैंड फिल्टर दिया है। F फ्लोकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, रैपिड मिक्सिंग, यहाँ पे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। नाउ यू नो दैट लास्ट हमारे पास क्या होता है? लास्ट वन इज हमारे पास क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन से पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन, ऑलवेज फिल्ट्रेशन। क्लोरिनेशन से पहले ऑलवेज फिल्ट्रेशन होगा। सो RSF। सो फिलहाल हम देखते हैं क्या इससे हमारा काम आसान होगा कि नहीं। सो क्लोरीन तो सब में है, जी हाँ, यहाँ तक तो सही है। नाउ यहाँ पे आइए, सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये। सो इसका मतलब ऑप्शन डी जो हमारे पास है दैट इज गोइंग टू बी ए करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली समझा भी रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन क्योंकि मे भी आपके एग्जाम में पेपर उस लेवल का नहीं आए, सिंपल लेवल से पूछे, सो वहाँ पे ये भी मैटर करेगा कि कितना जल्दी आपका हाथ चलता है, क्लियर। सो देयरफॉर ऑप्शन डी सीधा हमारा होगा। नाउ अगर हम देखेंगे PS मतलब, देखिए PS मतलब हमारे पास प्राइमरी सेडिमेंटेशन, इसके बाद रैपिड मिक्सिंग, फिर फ्लोकुलेशन, क्लियर। फ्लोकुलेशन क्या होती है? स्लो मिक्सिंग। पहले रैपिड मिक्सिंग होती है, फिर स्लो मिक्सिंग होती है। उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड सैंड फिल्टर, फिर लास्ट पे हमारे पास क्या? क्लोरिनेशन, क्लियर, यानी कि डिसइंफेक्शन। क्लोरिनेशन मतलब डिसइंफेक्शन। समझ में आ रहा होगा। सो ऐसे आपको चूज करना था। नाउ ये वाले क्वेश्चन पे आइए, नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6, मैच दी फॉलोइंग अगेन, हार्डनेस, ब्रेकिश वाटर, रेजिडुअल एम्पियन, टर्बिडिटी। अच्छा, नीचे क्या दिया है यहाँ पे? RO, अच्छा, क्लोरिनेशन, जियोलाइट ट्रीटमेंट, यहाँ से 5 अब की बार दिए हैं। नाउ ध्यान दीजिए, हार्डनेस की अगर हम बात करें, हार्डनेस हमारा किसके साथ मैच कर रहा है? हार्डनेस हमारा जियोलाइट के साथ मैच कर रहा है। सो ए हमारा
3 के साथ मैच कर रहा है फिलहाल। अच्छा, फिर ब्रेकिश वाटर फ्रॉम सी, ब्रेकिश वाटर, ब्रेकिश वाटर याद करिए, ब्रेकिश वाटर हमने कब देखा था? ब्रेकिश वाटर अगर क्लोराइड्स हमारे पानी में कितने होंगे, ग्रेटर देन 250, याद करिए, तब उसको हम ब्रेकिश वाटर बोलते थे। सो वहाँ पे क्लोराइड्स रिमूवल के लिए हमारे पास क्या था? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे पास। सो बी हमारा किसके साथ मैच करेगा? बी हमारा 1 के साथ मैच करेगा। सो बी हमारा 1 के साथ मैच करेगा, क्लियर। ए 3 के साथ, बी 1 के साथ मैच किया, क्लियर। सो अगर आप अब देखोगे यहाँ पे ए 3 के साथ, बी 1 के साथ, सो ऐसा एक ही ऑप्शन है, सो डी हमारा। बट अदर ऑप्शंस भी देखते हैं। सो एमपीएन की अगर मैं बात करूं, एमपीएन की अगर मैं बात करूं, बताइए एमपीएन की बात हो रही है, रेजिडुअल एमपीएन फ्रॉम फिल्टर्स, क्लियर, रेजिडुअल एमपीएन फ्रॉम फिल्टर्स। सो एमपीएन किस लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है? बैक्टीरियल काउंट के लिए। सो एमपीएन अगर बैक्टीरियल काउंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारा क्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर टर्बिडिटी देखिए, यहाँ पे टर्बिडिटी को आप कैसे रिमूव कर सकते हो? कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, तीनों में से आप क्या करते हो? टर्बिडिटी को रिमूव करते हो। अच्छा, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में क्या करते हो? आप बेसिकली जो अच्छे खासे सस्पेंडेड, यानी कि जो फाइन सस्पेंडेड होते हैं, एंड थोड़े बहुत कोलाइडल को आप रिमूव करते हो। फिल्ट्रेशन में कोलाइडल, यानी कि इन शॉर्ट दोनों में आप टर्बिडिटी रिमूव करते हो। सो देयरफॉर हमारे पास जो डी था उसका क्या रहेगा? 5 यहाँ पे। सो A3, B1, C2, D5। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, क्लियर, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। नाउ देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स परटेन टू सैंड फिल्टर यूज्ड इन वाटर इंडस्ट्री। सो सैंड फिल्टर की बात कर रहा है, देखिए सैंड फिल्टर की बात कर रहा है, जनरल फिल्टर्स की यहाँ पे बात कर रहा है। फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास इतनी, देन टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन 1, ध्यान दीजिए, 1 रन इज 24 to 70 आवर्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, एंड जनरली इसने यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? स्लो सैंड फिल्टर यहाँ पे लिया हुआ है, क्लियर। सो अगर आप देखोगे मैंने आपको अलग अलग तरीके दिखाए थे कैसे आप फिल्ट्रेशन को निकाल सकते हो, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए, क्लियर। सो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। फिर टिपिकल ड्यूरेशन, अगर मैं स्लो सैंड फिल्टर की बात करूं, टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन 1 रन इज 24 to 70 आवर्स। जी नहीं, सो हमारे पास क्या होता है, अगर हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करें, अगर आपको याद होगा, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में हमारे पास क्या था? स्लो सैंड फिल्टर जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है कहाँ पे? अगर हमारे पास जो टर्बिडिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोगुलेशन फ्लोकुलेशन नहीं करते थे। रैपिड सैंड फिल्टर में पानी कहाँ से आ रहा था? कोगुलेशन फ्लोकुलेशन से आ रहा था, क्लियर। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन से आ रहा था। यहाँ पे पानी डायरेक्टली आ रहा था, क्लियर, डायरेक्टली आ रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम डेली बेस पे क्या करते हैं? डेली बेस पे मेंटेनेंस करते हैं। अराउंड 24 to 48 आवर्स में हम क्या करते थे? अगर आपको याद होगा, बैक वॉशिंग करते थे, फ्रीक्वेंट बैक वॉशिंग करते थे। सो यहाँ हम रैपिड सैंड फिल्टर में करते थे। अगर मैं स्लो सैंड फिल्टर की बात करूँ, यहाँ पे 1 to 3 मंथ्स में हमारा क्या होता था? क्लीनिंग पीरियड होता था, स्क्रैपिंग ऑफ करते थे हम। सो अगर आप यहाँ पे आओगे, सो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। देन अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूँ, स्लो सैंड फिल्टर जो हमारे पास है, इसमें आप याद रखोगे, इसमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास होता है, ये लो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर हमारे पास इजी कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब अगर कभी कभार हम स्लो सैंड फिल्टर को प्रेफर करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों? ऑपरेशन कॉस्ट कम, इजी कंस्ट्रक्शन हमारे पास। फिर डेप्रिसिएशन, यानी कि वियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन जो होगा वो कम होगा क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं आता है, क्लियर। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन करोगे कि इसलिए हम कभी कभार स्लो सैंड फिल्टर को क्या करते हैं, मतलब ये है एडवांटेजेस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, क्लियर। ये हमारे पास एंड और भी है, बैक्टीरियल काउंट या फिर बैक्टीरियल रिमूवल यहाँ पे अच्छा खासा होता है, क्लियर। रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल रिमूवल ये करता है। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट 1 and 3 हमारा क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम इज परफॉर्मर। सो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम कब हम परफॉर्म करेंगे? सो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम, सो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन जो हमारा है, अच्छा, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम, सो ये हमारा कब परफॉर्म होगा? ध्यान दीजिए, इमीडिएटली बिफोर क्लोरिनेशन, जी नहीं। सो
वी नो दैट क्लोरीनेशन या फिर डिसइंफेक्शन, जो भी आप इसको बोलो, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले फिल्ट्रेशन होता है, एंड फिल्ट्रेशन से पहले हमारा क्या होता है, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। क्लियर, यानी कि हम जनरली अलम वगैरह का यूज़ करते हैं। क्लियर, सो देयरफॉर फिल्ट्रेशन से पहले हम करते हैं। क्लियर, इन दो को हमेशा आप क्या करें, इन दो को आप हमेशा साथ साथ चलाएं। एंड जब भी जो मतलब सीरीज़ वाले क्वेश्चन, मतलब जिनमें अभी जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन देखे, उनमें अगर आप इन दो को साथ रखोगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर, सो देयरफॉर कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन हम क्या करेंगे बिफोर रैपिड सैंड फिल्टर। सो फिल्टर से पहले, यानी कि फिल्ट्रेशन से पहले हम क्या पढ़ते थे, सीक्वेंस में आपको पढ़ाया था, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन फिर फिल्ट्रेशन हमारा। सो ऑप्शन डी हमारा। नाउ डिजाइन पैरामीटर्स फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट आर। सो बताइए डिजाइन पैरामीटर फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट। सो अलग अलग वे में आपको समझाया था, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, कोगुलेंट ऐड होता था फीडिंग अरेंजमेंट में। फीडिंग अरेंजमेंट के अच्छा यहाँ से पानी आ रहा था, एंड यहाँ से हमारे पास पानी आ रहा था, एंड ये जो पानी आ रहा था इसमें क्या थे, फाइन सस्पेंडेड, क्योंकि वो जो जो पार्टिकल्स हमारे पास पीएसटी में सेटल नहीं होंगे, यानी कि जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे उनको हम इधर लेके आएंगे। फिर लाइटर हैं इसलिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनको हम क्या दे रहे थे, कोगुलेंट, यानी कि इनका मैस या फिर इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इनका वेट हम बढ़ा रहे थे ताकि सेटलमेंट ईजिली हो, अगर आपको याद हो रहा है वो, इसीलिए हम कोगुलेंट का यूज़ करते हैं। कोगुलेंट का यूज़ क्या करते हैं हम, देखिए ये अलग अलग पार्टिकल्स मैंने बनाए, फिर जब एक कोगुलेंट आएगा ये इसके साथ चिपकेंगे एंड ये कंबाइनली सेटल करते थे। क्लियर, मैस हमारा या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बढ़ जाती थी, अगर आपको याद होगा। क्लियर, मैस में नहीं कहूँगा, वेट या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी जो है वो बढ़ जाती थी। कोगुलेंट, इसके बाद जब हमने कोगुलेंट मिलाया इसके बाद रैपिड मिक्सिंग होती थी, इसके बाद क्या होती थी, फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन मतलब स्लो मिक्सिंग हमारे पास, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक यानी कि एसएसटी हमारे पास। क्लियर, सो ये चार हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते थे, क्लैरीफ्लोकुलेटर। क्लैरीफ्लोकुलेटर, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते थे, क्लैरीफ्लोकुलेटर, अगर आपको याद होगा। क्लियर, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लैरीफ्लोकुलेटर, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्लैरीफ्लोकुलेटर हम किसको बोलते हैं, इन चारों का कॉम्बिनेशन। क्लियर, सो डिज़ाइन पैरामीटर फॉर रैपिड मिक्सिंग। रैपिड मिक्सिंग में आपके पास डिज़ाइन पैरामीटर जो होते थे वो क्या होते थे, अगर आपको याद होगा पावर की इक्वेशन हमने देखी थी, जो हमारे पास यहाँ पे मोटर यूज़ होगा, फ्लैश मिक्सर जो यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा मिक्सिंग करने के लिए, कोगुलेंट को मिलाने के लिए, उसकी इक्वेशन क्या निकल के आती थी पावर की, P इज इक्वल टू म्यू वी जी स्क्वायर, अगर आपको याद होगा। म्यू यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी हमारी, डायनामिक विस्कोसिटी, अच्छा वी यहाँ पे हमारा वॉल्यूम, जी यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो तीन पैरामीटर हमारे पास, म्यू वी जी, एंड वहाँ पे आपको लिखाया भी था कितने पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, तीन। सो विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वॉल्यूम। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एन सफिशिएंट अमाउंट टू, पहला react with any ammonia and readily oxidizable organic matter, kill gaseous sisters, react with inorganic matter, reduce bacterial growth in filters, now मैंने आपको वर्मस के बारे में भी बोला था, गुनिया वर्म, अच्छा साइकोडा, नकोडिया। गुनिया वर्म को हम कहाँ पे किल करते थे, फिल्ट्रेशन में, अगर आपको याद होगा। साइकोडा को हम कहाँ पे किल कर रहे थे, ये वेस्ट वाटर में आती थी साइकोडा की प्रॉब्लम। अच्छा, साइकोडा को बताइए कहाँ पे हम किल कर रहे थे, हम इसको ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर किल कर रहे थे। अच्छा, नकोडिया की बात करें, नकोडिया कहाँ पे आ रहा था, नकोडिया हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वहाँ पे आ रहा था। क्लियर, फिर दोनों को हम कैसे किल कर रहे थे, क्लोरीनेशन से किल कर रहे थे। सो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास आप ये मानिए ये बैक्टीरिया वगैरह है, इनको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में इनको भी पूछा जाता है। क्लियर, कौन कहाँ पे हमारा किल होगा। क्लियर, नाउ ध्यान दीजिए, सो यहाँ पे इसने वर्म जैसी दी है, सो ये हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। देन रिएक्ट विथ
इनऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस बैक्टीरियल ग्रोथ इन फिल्टर्स, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। नाउ अगर आप देखोगे क्लोरीनेशन में जब हमने ग्राफ पढ़ा था कुछ यूँ हमने पढ़ा था, क्लियर, कुछ यूँ हमने पढ़ा था। यहाँ पे याद रखिएगा ऐसे हमारा ग्राफ जा रहा था। ये कब जाएगा? अगर हमारे पास मैग्नीज होगा, आयरन होगा या फिर ऑर्गेनिक मैटर होगा। इसके बाद क्या हो रही थी? इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था? जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स थे, क्लियर, जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स थे, अगर आपको याद होगा डाइक्लोरोअमाइन, अच्छा ट्राइक्लोरोअमाइन, मोनोक्लोरोअमाइन, वो यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन हो रही थी। बाद में यहाँ पे हाईली ऑर्डर्स बदबू आ रही थी, क्लियर, यहाँ पे। एंड ये जो पॉइंट हमारे पास था दिस वाज दी, इस पॉइंट को हमने क्या बोला था? अगर आपको याद होगा ये पॉइंट हमारे पास क्या था? दिस वाज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन या फिर ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन, ब्रेक डाउन पॉइंट क्लोरीनेशन हमारे पास, ब्रेक डाउन पॉइंट क्लोरीनेशन। सो यहाँ से यहाँ तक जितना क्लोरीन, क्योंकि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्लोरीन डोज देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्लोरीन डोज देख रहे हैं। सो इस पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जितना भी क्लोरीन यूज़ हुआ, क्लियर, वो हमारा इसलिए यूज़ हुआ ताकि पानी में जो आयरन, मैग्नीज यानी कि डिसॉल्व्ड गैसेस थे, ऑर्गेनिक मैटर था, पहले हमने इसको ऑक्सीडाइज किया। अगर ये ना होते तब हमारा ग्राफ यहाँ से जाता था, वो भी आपको बताया था, क्लियर। फिर यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव्स बनते थे, फिर ये बेसिकली पानी के साथ मिल जाते थे, क्लियर, यानी कि इनकी डिस्ट्रक्शन होती थी यहाँ पे। फिर इस पॉइंट तक जब आते थे आप, इस पॉइंट को हम बोलते थे ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन। सो ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन हमारे पास ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एन अमाउंट sufficient to react with any ammonia and readily ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास हो, कोई भी हमारे पास डिसॉल्व्ड गैस हो, उनको ऑक्सीडाइज करना, ये किसका काम था? ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन का। इसके बाद जो भी क्लोरीनेशन आप कर रहे थे वो हमारा क्या आ रहा था? फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, यानी कि बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ऑल द क्लोरीन वाज एज कमिंग एज, वो आ रहा था हमारा एज फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, क्लियर। एंड फिर आपको क्लोरीन डोज भी बोला था, कितना क्लोरीन डोज हम देते थे। क्लोरीन डोज हमारे पास क्या होता था? अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास, क्लियर। क्लोरीन डोज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल सेशन भी मैं अलग से लाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्लियर, जो हमने देखे भी हैं उसके अलावा भी मैं एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टॉपिक जो होते हैं उनके ऊपर भी लाऊंगा। सो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ लंबा सेशन होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया मिलेगी इस सेशन में, एंड क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं मतलब वो एक तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ कैलोरी फ्लो कैलकुलेटर इज द यूनिट इन विच फॉलोइंग थिंग्स विल ऑकर। बताइए, कैलोरी फ्लो कैलकुलेटर की ही बात कर रहा है। सो कैलोरी फ्लो कैलकुलेटर इज द यूनिट इन विच फॉलोइंग थिंग्स विल ऑकर। बताइए कैलोरी फ्लो कैलकुलेटर, अभी मैंने शायद ऊपर हाँ यहाँ पे बताया आपको कैलोरी फ्लो कैलकुलेटर। सो बताइए कैलोरी फ्लो कैलकुलेटर में क्या होता है? फ्लॉक फॉर्म एंड इट इज सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन, नहीं, फिल्ट्रेशन से नहीं होगा। फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट इज सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन, फिलहाल तो सही है। अच्छा, फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय डिसेंडेशन, नहीं, क्लोरीनेशन नहीं। सो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। सो क्लोरी फ्लो कैलकुलेटर में क्या होता है? जो ऊपर 4 यूनिट आपको दिखाएं, 4 अलग अलग टैंक्स आपको दिखाई, सो वो हमारा कॉम्बिनेशन में क्लोरी फ्लो कैलकुलेटर होता है। सो इसमें हमारे पास क्या होता है? कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सो फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन कॉम्बिनेशन में, क्लियर। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आइए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है? ए हमारे पास है एजाइड मॉडिफाइड रिंकलर्स। देखिए रिंकलर की बात कर रहा है, इसने डब्ल्यू यहाँ पे आर भी होना चाहिए, छोड़िए उसको। रिंकलर मेथड फॉर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ की बात कर रहा है। रिंकलर्स मेथड फॉर डीओ, रिंकलर्स मेथड फॉर डीओ। अच्छा, फिर बी में क्या बोल रहा है? डाइक्रोमेट मेथड फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, सी में क्या बोल रहा है? ईडीटीए मेथड फॉर हार्डनेस। अच्छा, फिर मोर्स या फिर अर्जेंटोमेट्रिक मेथड फॉर क्लोराइड्स। नाउ क्लोराइड्स देखिए सबसे इजीली जो आपको याद होगा ईडीटीए,
EDTA हमारे पास किसके लिए, हार्डनेस के लिए, एंड EDTA में ही ऑलरेडी आपको पता है क्रोम हमारे पास ब्लैक टी होता है यहाँ पे। सो C का हमारे पास क्या होगा, C का हमारे पास फिलहाल यहाँ पे 1 होगा। क्लियर, C का हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। नाउ फेरोइन बताइए, फेरोइन का हमने कहाँ पे यूज़ किया था, पोटेशियम क्रोमेट का कहाँ पे हमने यूज़ किया था बताइए, एंड सिटारिज का कहाँ पे हमने यूज़ किया था, सिटारिज का कहाँ पे हमने यूज़ किया था। नाउ अगर आप देखोगे सिटारिज की अगर हम बात करें, रिंकलर्स टेस्ट जब मैंने ऊपर भी अभी बात की, सो ए का हमारे पास क्या होगा, ए का हमारे पास 4 होगा यहाँ पे सिटारिज। क्लियर, ए का हमारे पास 4 होगा यहाँ पे। अब बचा हमारे पास डाइक्रोमेट एंड अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। अर्जेंटोमेट्रिक मेथड AgNO3 हम यूज़ कर रहे थे। क्लियर, AgNO3, एंड इसके साथ हम इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर रहे थे, K2Cr2O4। यहाँ पे आपको डाइक्रोमेट टेस्ट तो दिख रहा है, क्लियर, बट दैट इज़ फॉर COD। क्लियर, डाइक्रोमेट टेस्ट जहाँ पे K2Cr2O7 को आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, K2Cr2O7 को आप यूज़ कर रहे थे कहाँ पे, डाइक्रोमेट टेस्ट में। यहाँ पे अर्जेंटोमेट्रिक या फिर मोर्स मेथड में आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे K2Cr2O4। सो पोटेशियम क्रोमेट हमारा कहाँ पे यूज़ होगा, D के साथ पोटेशियम क्रोमेट यानी कि D के साथ 3। फिर डाइक्रोमेट टेस्ट याद करिए, यहाँ पे हम फेरोइन इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे, बताया था आपको। क्लियर, सो यहाँ पे 2। सो करिए मैच यहाँ पे। सो A का होगा हमारे पास 4, सो देखिए इतने में 4 है हमारे पास। फिर B का होगा 2, सो यहाँ पे फिलहाल सही। अच्छा, फिर इसके बाद C का 1, सो देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो C का 1, D का हमारे पास 3 यहाँ पे। क्लियर, सो देयरफॉर जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पे हमारा सही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर। अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है। सो सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर आर। ध्यान दीजिएगा। एंड एक ही एग्ज़ाम पूरे इंडिया में होता है, दैट इज़ गेट। मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग की भाषा में बात करूँ, जहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉपी पेस्टेड नहीं होते, मतलब क्वेश्चन हर साल नए देखे जाते हैं। क्लियर, हर साल जो क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, हर साल पेपर में नए क्वेश्चन देखे जाते हैं। एंड यहाँ तक यहाँ तक मैंने गेट के क्वेश्चन लिए थे, मतलब जो इस टॉपिक से आए हैं, मतलब जो थ्योरेटिकल, क्योंकि गेट का पेपर जो होता है दैट इज़ 80% न्यूमेरिकल एंड 20% थ्योरेटिकल। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। एंड ये भी मतलब बड़े अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो। नाउ देखिए, सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर आर। नेचुरल वाटर आर, इसलिए मैंने आपको खुद स्टार्टिंग में ही बोला कि खुद से आपको कोई अलग बुक परचेज या फिर अलग से करने की कोशिश नहीं है। हाँ, अगर आपके पास हैं बुक्स आप कर सकते हो, बट परचेज करने में आपका मतलब 3 से 4 हज़ार के ऊपर खर्चा जाएगा। क्लियर, कम से कम इतना तो जाएगा अगर आप बुक्स परचेज करने बैठोगे। क्लियर। नो, सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर आर। ध्यान दीजिए, हमें पिक करना है नॉन टॉक्सिक को। क्लियर, आर्सेनिक, लेड, मर्करी, इसमें तो सभी टॉक्सिक हैं। कैल्शियम, सोडियम, सिल्वर, फिलहाल इसको हम यहाँ तक देख सकते हैं। कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, देखिए अगेन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास नॉन टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक हैं। जैसे यहाँ पे टॉक्सिक थे, यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, नॉन टॉक्सिक। आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सो आइए आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम के ऊपर। नाउ ऑप्शन बी एंड डी में हमारा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। नाउ अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है, एंड सिल्वर जो होता है इट इज़ हाईली टॉक्सिक हमारे पास, एंड स्पेशली ह्यूमन्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, हमारी स्किन के लिए। क्लियर, हमारी स्किन के लिए स्पेशली, या फिर हमारी आइज़ के लिए। जो सिल्वर अगर पानी में होगा, सो ये हमारी स्किन का मतलब सीधे डैमेज करेगा, आइज़ का डैमेज करेगा। देयरफॉर आयरन, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम जो हमारे पास है, ये हमारा यहाँ पे नॉन टॉक्सिक कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर, एंड हमारे पास इनकी लिमिट्स भी होती हैं। जनरली आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम इनको हम ज़्यादा देखते हैं, सो वैसे आप क्वेश्चन कर सकते थे। नाउ एक और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नंबर 14, द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ए रॉ वाटर सैंपल आर गिवन बिलो। टर्बिडिटी इतना, pH इतना, फ्लोराइड्स इतने, टोटल हार्डनेस इतना, आयरन इतना, MPN इतना। नाउ अगर आप देखोगे, आपको बताना है कि टर्बिडिटी का रेंज हमारे पास क्या होता है, 1 to 5। अच्छा, pH ठीक ठाक 6.5 to 7.5 या फिर 8.5 तक भी चलेगा। फ्लोराइड्स ज़्यादा हुए हैं, डाई हो गए हैं।
क्लोराइड्स ज़्यादा हुआ है, क्लियर, एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा हुए हैं, 200 से ज़्यादा। अच्छा, फ्लोराइड्स की मैक्सिमम लिमिट 1.5 यानी कि 150 ज़्यादा है। आयरन, आयरन को हमने देखा था, पुराना कोड जो हमारे पास था दैट वाज 0.3, नया जो हमारे पास है दैट इज़ 1, स्टिल इससे ज़्यादा है। एमपीएन हमारे पास हमने देखा था, एमपीएन आइडियली में हमारे पास 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 से ज़्यादा। सो इसके लिए इन 4 के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्लियर, इन 4 के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। टर्बिडिटी जी नहीं, क्लियर, जी नहीं फिलहाल। अच्छा, फिलहाल सो ऑप्शन देखते हैं, टर्बिडिटी फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, जी नहीं। अच्छा, अब एक एक करके बताइए, जो हमारे पास एमपीएन है, सो इसके लिए हमें क्या करना है, डिसइंफेक्शन। इसके लिए डिसइंफेक्शन हमारे पास होना चाहिए, क्लियर, डिसइंफेक्शन हमारे पास। आयरन, आयरन के लिए हम एरिएशन करते हैं एंड डिसइंफेक्शन भी चलेगा। क्लोरीनेशन में भी आपने देखा ना, आयरन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्लियर। देन हार्डनेस की अगर हम बात करें, इसके लिए हार्डनेस रिमूवल मेथड्स हमारे पास होने चाहिए, जियोलाइट मेथड, हमारे पास लाइम सोडा मेथड या फिर डिमिनरलाइजेशन मेथड। फिर यहाँ पे फ्लोराइड्स, एंड फ्लोराइड्स के लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास होती हैं जो आपको बताई थी, नलगुंडा वगैरह, क्लियर, अगर आपको याद होगा, प्रशांत टेक्निक। सो देयरफॉर फ्लोराइड्स को भी हमें ट्रीटमेंट देनी है, हार्डनेस को भी, आयरन को भी, एंड देन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। सो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, क्लियर। सो बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ ये अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ये मैं आपको गुप्ता के करा रहा हूँ नाउ यहाँ से। सो कम से कम इस सेशन में मैंने 5 से 6 बुक से क्वेश्चन लिए हैं। सो 5 से 6 बुक से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज क्लियर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज। एंड एक और बात, मतलब मे बी आपने अलग अलग कोर्सेज लिए होंगे, एंड आई विल गारंटी कि कोई भी कोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने फॉरेस्टर का कोर्स कराया था SSS पे, देन ये वाला कोर्स मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर JK एग्ज़ाम क्रैकर के ऊपर भी मैंने SI का कोर्स कराया था। आई विल मतलब गारंटी यू कि मतलब इतना एफर्ट कोई नहीं देगा किसी भी बैच में। मतलब मैंने देखा है टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, या फिर मतलब कितना मतलब जल्द वे में होते हैं ताकि सिलेबस को जल्दी फिनिश करें एंड अपना काम ख़त्म करें। नाउ आई वॉन्ट यू टू, हमेशा मतलब किसी भी, मतलब चाहे मैं 11-12 को पढ़ा रहा हूँ, आई ऑलवेज वॉन्ट कि मतलब जो पैसे मुझे मिले ये मतलब हमेशा क्या हो, ये मेरे पास मतलब हलाल वे में आए, क्लियर। सो मतलब मैं इन चीज़ों से ज़्यादा एफ्रेड रहता हूँ कि अगर मैं मतलब किसी के साथ फॉर एग्जांपल जस्टिस ना कर पाऊँ तब मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करता। सो इसीलिए मतलब आई होप कि मतलब एंड एक और बात कि जितने भी मतलब एस्पेरेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर एग्जांपल अभी के अराउंड 40 एस्पेरेंट्स हमारे साथ हैं या फिर 50 जो भी हैं। सो मतलब आई मतलब रियली वांट कि यहीं से 11 के 11 सिलेक्शन हो, बाहर से कोई भी ना हो, क्लियर, बाहर से कोई भी ना हो। नाउ द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज अबाउट। सो आपको बताना है रेजिडुअल क्लोरीन हम कितना रखते हैं। नाउ अलग अलग बुक्स में आपको इसके अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, इंटरनेट पे भी अलग आंसर मिलेगा। नाउ आई विल गो विथ कोड, जो हमारा नया कोड है। नया कोड क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि फ्री रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास कितना रहना चाहिए, 0.2 to 1, 0.2 to 1। एंड जो भी कोड है, कोड में आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, फिर उनका काम है कि क्वेश्चन को वो कैसे मतलब देखें। जनरली जब भी की आती है, आप देखते हो आजकल जब भी की आती है वो इंटरनेट को मतलब गूगल वगैरह जो है वहाँ से की लेते हैं अपनी, बट फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, क्लियर। सो 0.2 to 1 mg पर लीटर, 0.2 to 1 mg पर लीटर ज़्यादातर बुक्स में इसको आंसर किया गया है, बट हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेजिडुअल क्लोरीन होना चाहिए दैट शुड बी 0.2 to 1 mg पर लीटर, यानी कि क्लोरीनेशन खत्म, यानी कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद भी 0.2 to 1 mg पर लीटर। सो वी विल गो विथ 0.5 to 1 ppm, क्लियर, 0.5 to 1 ppm के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक। सो बताइए सेडिमेंटेशन टैंक में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगी। सो इट इज़ हमारे पास 50 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट। सो 50 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट हमारे पास सीधे सीधे सेडिमेंटेशन टैंक में डेटा हमने देखा था, क्लियर। अच्छा, नाउ द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ। सो कोगुलेंट की बात कर रहा है, कोगुलेंट जो हमारे पास है ये इंक्रीज होगा विथ। सो पहला ऑप्शन इंक्रीज इन टर्बिडिटी, फिर हमारे पास डिक्रीज इन टर्बिडिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ अगर आप देखोगे मैंने आपको बोला था
टेम्परेचर जो हमारे पास है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रीटमेंट। अगर टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है ट्रीटमेंट यूनिट की वो बढ़ जाती है। सो अगर हमारे पास अब अगर टेम्परेचर कम होगा, सो मतलब हमें जो डोज देना होगा कोगुलेंट का वो ज़्यादा देना होगा। सिमिलरली अब अगर इंक्रीज इन टर्बिडिटी, अगर पानी में टर्बिडिटी हाई होगी यानी कि पानी ज़्यादा ख़राब होगा, सो उस केस में भी आपको डोज जो है वो ज़्यादा देना है। सो जहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ कम, उस केस में डोज ज़्यादा, जहाँ पे टर्बिडिटी हाई हुई उस केस में डोज ज़्यादा। सो पहला इंक्रीज इन टर्बिडिटी, जी हाँ, डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो 1 और 4 हमारे पास। सो 1 और 4 के केस में हमारा जो कोगुलेंट है वो ज़्यादा यूज़ होगा। सो अमाउंट ऑफ कोगुलेंट यानी कि डोज, एंड डोज हम कैसे आप निकालते हैं, जार टेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास द डिटेंशन पीरियड and overflow rate respectively for plain sedimentation and as compared to sedimentation with coagulation are. So detention period and overflow rate. So detention time and overflow rate की बात कर रहा है, detention time and overflow rate की बात कर रहा है, क्लियर, सरफेस ओवरफ्लो रेट। सो हमने देखा था जो हमारे पास प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होती है, पीएसटी में हमारे पास क्या होता है, टाइम ज़्यादा होता है, क्लियर, टाइम ज़्यादा होता है, जनरली 6 to 8 आवर या फिर 4 to 8 आवर, 4 to 8 आवर आप बोल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कितना टाइम होता था, यहाँ पे हमारे पास 2 to 4 आवर्स हमारे पास होते थे, क्लियर, 2 to 4 आवर्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, सो बट सरफेस ओवरफ्लो रेट की बात करूँ मैं, एसएसटी में सरफेस ओवरफ्लो रेट ज़्यादा होता था एंड पीएसटी में सरफेस ओवरफ्लो रेट जो हमारे पास होता था वो हमारे पास कम होता था, या फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो हमारे पास कम होता था। पीएसटी में कितना, पीएसटी में हमारे पास 750 से लेकर 1000। अच्छा, फिर एसएसटी में यहाँ पे मतलब 1250 के ऊपर तक जाता था, क्लियर। या फिर अगर आप बेसिकली पर डे के हिसाब से बात करोगे, मैंने आपको बताया था 12,000 to 18,000, फिर हमारे पास अच्छा 18 to 24, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आपको बताई थी। सो इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे टाइम ज़्यादा, सरफेस ओवरफ्लो रेट कम, यहाँ पे टाइम कम, सरफेस ओवरफ्लो रेट ज़्यादा। सो प्लेन सेडिमेंटेशन एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ, यानी कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सो प्लेन सेडिमेंटेशन में डिटेंशन टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम मोर, ओवरफ्लो रेट लेस। सो मोर एंड लेस यहाँ पे। नेक्स्ट, द अलम व्हेन एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर। सो अलम, जब अलम को हम ऐड करते हैं वाटर में, ये रहा हमारा अलम, पानी में डालेंगे, पानी में हमारे पास क्या होती है, हार्डनेस होती है। अच्छा, हार्डनेस होती है ऑलरेडी। सो अलम जब पानी में मिल जाता था, अगर आपको याद होगा, सो ये यहाँ पे क्या कर रहा था, एक तो हमारा FeOH होल थ्राइस बन रहा था, यही हमारे पास क्या बन रहा था, यही हमारे पास सिटिकी कंपाउंड बन रहा था, सिटिकी। एंड पीएच कितना, 6.5 to 8.5, पीएच सभी के इंपॉर्टेंट है। सिटिकी कंपाउंड बन रहा था, यही हमें क्या कर रहा था, यही सीप कोगुलेशन कर रहा था, फेरस हाइड्रोक्साइड यही यहाँ पे क्या कर रहा था, सीप कोगुलेशन हमारे पास कर रहा था, क्लियर, सीप कोगुलेशन हमारे पास। फिर साथ ही में यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस बन रही थी, एंड अगर आपको याद होगा यहाँ पे CO2 भी आ रहा था। अगर CO2 आएगा इसका मतलब जो pH है पानी का कम होगा, यानी कि एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना कि pH कम, एसिडिटी ज़्यादा, क्योंकि जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना, क्लियर। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ पे होती हैं। सो pH क्या होगा, pH हमारा कम होगा, एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। सो अलम जब हम पानी में ऐड करेंगे, CO2 ज़्यादा आएगा, मतलब pH कम होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। सो डिक्रीज pH वैल्यू। सो डिक्रीज क्या होगा, हमारे पास pH वैल्यू हमारा डिक्रीज होगा, एंड एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो कभी कभार एसिडिटी में भी आपको क्या देगा, ऑप्शन देगा, क्लियर। नेक्स्ट, द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन इज। सो इन शॉर्ट हम लाइम को यूज़ करते हैं ताकि जो सेडिमेंटेशन हमारे पास है, स्पेशली सीवेज में सेडिमेंटेशन की रेट जो हमारे पास है वो बढ़ जाए, क्लियर। लाइम का हम यूज़ करते हैं, क्लियर, लाइम का हम यूज़ करते हैं, एंड लाइम यूज़ करने से क्या होता है, pH जो हमारे पास है वो बढ़ जाता है, क्लियर, pH जो हमारे पास है वो बढ़ जाता है। नाउ इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर एडॉप्टेड टू रिमूव। बताइए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, अच्छा फिल्टर का आप क्यों यूज़ करते हो, बताइए फिल्टर का आप क्यों यूज़ करते हो, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक के लिए, अच्छा जी नहीं, डिसॉल्व्ड सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड गैस के लिए, जी नहीं, फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड, देखिए इनऑर्गेनिक तो हम बेसिकली डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड तो हम
मतलब इनकी हम बात ही नहीं करते हैं, ये हमारा टेरिशरी ट्रीटमेंट होता है। अगर हम टेरिशरी ट्रीटमेंट करें एंड इंडिया में हम नहीं करते हैं। फिर बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड, जी हाँ, आपने देखा था जो फिल्टर्स हमारे पास थे, फिल्टर्स में आप बैक्टीरिया को भी रिमूव करते थे, क्लियर, गूनिया वर्म याद करिए, गूनिया वर्म जो आपको बोला, वर्मस वगैरह को, एंड साथ ही में कोलाइडल पार्टिकल्स को आप रिमूव करते थे। यानी कि बेसिकली फिल्ट्रेशन में आप क्या कर रहे थे, कलर रिमूवल, अगर आपको याद होगा, क्लियर, फिल्ट्रेशन में आप कलर रिमूवल कर रहे थे। सो ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट, एसर्शन रीजन, अगेन आजकल एसर्शन रीजन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग एसर्शन रीजन एंड मल्टी ऑप्शन। नाउ स्लो सैंड फिल्टर आर मेड एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया दैन रैपिड सैंड फिल्टर। सो स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पूछ रहा है कि स्लो सैंड फिल्टर आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया के बैक्टीरियल कंपेरिजन स्लो सैंड फिल्टर देन हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर। अगर आपको याद होगा, स्लो सैंड फिल्टर 98 to 99% बैक्टीरिया रिमूव करते थे, क्लियर, सबसे ज़्यादा। देन अच्छा, ये हमारा एसर्शन रीजन की अगर मैं बात करूं, दिस स्लो सैंड यूज्ड इन, अच्छा, दिस सैंड यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन दैट इन रैपिड सैंड फिल्टर। नाउ सैंड की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, D10 जो आपको बोला था, D10 की बात कर रहा है। सो हमने देखा था यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर में जो D10 हमारे पास था, इट वाज 0.2 to 0.4 mm हमारे पास यूज़ होता था। यहाँ पे 0.3 to 0.5, स्पेशली 0.35 to 0.5 mm, यानी कि 0.3 to 5 आप याद रख सकते हो। सो यहाँ पे साइज कम था। सो जी हाँ, यही रीज़न था। सो दोनों एसर्शन एंड रीजन हमारे जो हैं दे आर करेक्ट हियर। एंड CU की अगर मैं बात करूँ, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे ज़्यादा था, 1.8 to 2.5, यहाँ पे कम था, कितना, 1.3 to 1.7, यानी कि यहाँ पे 1.7 के नीचे, यहाँ पे 1.8 से अबव था, क्लियर। नेक्स्ट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर की। देखिए प्रेशर फिल्टर हमने नहीं देखा है। नाउ यहाँ पे मैं बात करूँगा एक तो ड्यूअल मीडिया फिल्टर की, ड्यूअल मीडिया फिल्टर की, ड्यूअल मीडिया फिल्टर आप हेडिंग लगाएंगे, ड्यूअल मीडिया फिल्टर की, एंड देन साथ ही में मल्टीमीडिया फिल्टर की, मल्टीमीडिया फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर, एंड प्रेशर फिल्टर। सो ये फिल्टर्स के साथ आप एक पेज यहाँ पे साथ में चिपकाओगे साइड में, क्लियर। ड्यूअल मीडिया फिल्टर, ड्यूअल मीडिया, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मीडिया जो हमारे पास है, देखिए हमारे पास क्या था, जो आपने स्लो सैंड फिल्टर पढ़ा या फिर रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ा वहाँ पे आप सैंड को एज फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज़ कर रहे थे। सैंड के नीचे क्या होता था, ग्रेवल एज अ बेड, ताकि सैंड इसके ऊपर रेस्ट कर पाए। बट मेनली जो हमारा मीडिया था, इनकी जो काम कर रहा था फिल्ट्रेशन का, दैट वाज सैंड यहाँ पे। नाउ अगर अब हम दूसरा कोई मीडिया यहाँ पे लाते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, सो वो हमारा क्या लाएगा, ड्यूअल, एंड अगर 2 से ज़्यादा होंगे दैट विल बी मल्टी। सो वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, अगर आपको याद होगा, ये ग्रेवल का बेड होता था, इसके ऊपर सैंड होता था। बट सैंड ही हमारा, ग्रेवल हमारा फिल्टर मीडिया नहीं है, सैंड ही हमारा क्या होता है, फिल्टर मीडिया। नाउ ड्यूअल मीडिया फिल्टर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नीचे जो ऑलरेडी हमारे पास सैंड था, क्लियर, सैंड था, सैंड के ऊपर क्या किया जाता है, सैंड के ऊपर एक और मटेरियल लाया जाता है, एंड ये यूजुअली एंथ्रासाइट हमारे पास होता है। दिस इज हमारे पास एंथ्रासाइट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। सो ड्यूअल मीडिया फिल्टर में हमारे पास एंथ्रासाइट, एंड ऑर्डर भी पूछा जाता है, ऊपर कौन नीचे कौन। सो ऊपर हमारा एंथ्रासाइट यहाँ पे होगा, क्लियर, एंथ्रासाइट यहाँ पे होगा। एंड याद रखिएगा, एंथ्रासाइट जो हमारे पास है, क्लियर, एंथ्रासाइट जो हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है हमारे पास, जो एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास होता है, क्लियर, जिसमें एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आगे हम इसकी भी बात करेंगे। सो ये यहाँ से निकलता है हमारा एंथ्रासाइट। सो एंथ्रासाइट एंड सैंड अगर हमारे पास हुआ, तब हम इसको बोलेंगे ड्यूअल मीडिया, क्लियर। ग्रेवल किसके लिए, याद रखिएगा, ग्रेवल इसको सपोर्ट करने के लिए, ग्रेवल, क्योंकि बैक वॉशिंग के टाइम जब हम बैक वॉशिंग में हाई प्रेशर या फिर ईयर यहाँ पे पहले दे रहे थे, ताकि सैंड यहाँ से उड़ ना जाए, उस फोर्स को ग्रेवल यहाँ पे ले पाए, क्लियर, एंड साथ ही में ग्रेवल के ऊपर सैंड यहाँ पे बैठ पाए। नाउ मल्टीमीडिया फिल्टर में क्या होता है, मल्टीमीडिया फिल्टर में यहाँ पे सैंड को बीच में लिया जाता है, सैंड के नीचे एक और मटीरियल आता है, दैट इज नोन एज गार्नेट। सो सैंड के नीचे गार्नेट, एंड ऊपर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एंथ्रासाइट, अगेन एंथ्रासाइट ऊपर होगा हमारे पास। सो ASG, सो यहाँ पे AS, यहाँ पे ASG हमारे पास, क्लियर, यहाँ पे ASG हमारे पास, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद प्रेशर फिल्टर। नाउ प्रेशर फिल्टर हमारे पास क्या होता है, दिस इज बेसिकली, ये हमारे पास होता है सिमिलर टू जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है या फिर मल्टी सैंड फिल्टर होता है, इनके बिल्कुल सिमिलर होता है, क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन मीडिया,
क्लियर। बट यहाँ पे आपने देखा था जो हमने फिल्टर्स पढ़े थे, यहाँ पे जो प्रेशर हमारा था इट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि दे वर ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर फिल्टर में क्या होता है, ऐसे हमारे पास फिल्टर होता है एंड ये क्लोज्ड टैंक में होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक क्लोज्ड टैंक, क्लियर, जहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से फॉर एग्जांपल जा रहा है सप्लाई के लिए, यहाँ से इनपुट आ रहा है, यहाँ से हमारा आउटपुट जा रहा है, क्लियर। सो यहाँ पे एक क्लोज्ड टैंक हमारे पास होती है। अगर क्लोज्ड टैंक होगी, अंदर जो प्रेशर होगा इट विल बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। सो जो प्रेशर होगा प्रेशर फिल्टर में इट विल बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारे पास होती है ये भी वैल्यू आपसे पूछा जाता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज 6000 टू हमारे पास 15,000 हमारे पास, यानी कि कितना, 6000 से यहाँ पे 15,000 हमारे पास, यानी कि इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 5 टाइम्स, क्लियर, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 5 टाइम्स ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर जो हमारे पास होता था। रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में ये हमारे पास कितना, यहाँ पे ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा होता है, क्लियर। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो कभी कभार यहाँ पे ऑर्डर भी पूछा जाता है, जो शायद इस क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा, यहाँ पे जनरली कंपैरिजन ऑर्डर भी पूछा जाता है। प्रेशर फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हम लिखेंगे, प्रेशर फिल्टर में PF में लिखूँगा, प्रेशर फिल्टर में ज़्यादा, फिर मल्टीमीडिया फिल्टर में ऑलमोस्ट इक्वल टू ड्यूअल मीडिया फिल्टर, बट मल्टीमीडिया फिल्टर हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, फिर ड्यूअल मीडिया फिल्टर, फिर हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर एंड फिर हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर। सो ये है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का ऑर्डर यहाँ पे, क्लियर। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे, क्लियर। सो देखिए इस क्वेश्चन को अब, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज greater than that of rapid sand filter, clear, it is greater than that of rapid sand filter। so सीधे हमारे पास क्या, सीधे हमारे पास ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, रैपिड फिल्टर के, रैपिड फिल्टर, अच्छा रैपिड सैंड, यहाँ पे सैंड होना चाहिए था, रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में, क्लियर। नेक्स्ट डबल फिल्ट्रेशन हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डबल फिल्ट्रेशन, क्लियर, डबल फिल्ट्रेशन। सो इसको भी आप नोट डाउन करिए। देखिए जो स्लो सैंड फिल्टर हमारे पास था, ये हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सबसे कम थी, क्लियर। सो इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली डबल फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। अब डबल फिल्ट्रेशन हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे, पहले स्लो सैंड फिल्टर हमने 1 यूनिट यूज़ किया, पानी आया स्लो सैंड फिल्टर में, इसके बाद दूसरा अगेन हम स्लो सैंड फिल्टर यूनिट बनाएंगे, उसके बाद क्लोरिनेशन के लिए जाएगा। या फिर एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास यहाँ पे रैपिड स्लो सैंड फिल्टर होगा पहले, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर होगा। सो ये हमारे पास होते हैं ऑप्शन, मतलब डबल फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि 2 बार हम फिल्ट्रेशन करेंगे, 2 अलग अलग यूनिट्स में, यहाँ पे फिल्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे, इसके बाद डिसइंफेक्शन के लिए पानी जाएगा। सो देयरफॉर किसकी कैपेसिटी, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं, देयरफॉर टू इंक्रीज दी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। हम क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर में सबसे कम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज बाय। सो बताइए डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी, हमने देखा था एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सीधे में अब मतलब थोड़ा अब यहाँ पे मतलब डायरेक्टली अब बोलूँगा। सो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सो इसका मतलब डिक्रीज विद टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, जी नहीं, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इनक्रीज विद टेम्परेचर इज दी ओनली ऑप्शन। सो देयरफॉर ओनली 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट सूटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। एक बार फिर से हमारा स्विमिंग पूल आ गया है, 1500 मैंने आपको बोले थे TDS, क्लियर, 1500 TDS। एंड कौन सा फिल्टर यूज़ होता है, प्रेशर फिल्टर हमारे पास। अच्छा, नाउ सूटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। स्विमिंग पूल वाटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जनरली हमारा क्लोरीनेशन यूज़ होता है। नाउ यहाँ पे अगर सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे तब क्लोरीनेशन होगा, क्लियर। अलग अलग बुक्स में इसका अल्ट्रावायलेट भी है, बट अल्ट्रावायलेट हमारा तब ऑप्शन होगा अगर इसने बोला होगा मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में या फिर फॉरेन में। इंडिया में जनरली क्लोरीनेशन की जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर ऐसे लिखा होगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास यूज़ होती हैं, बट इंडिया में हमारा क्लोरीनेशन ही यूज़ होता है।
Next, as compared to higher pH value, the contact period required for efficient chlorination at lower pH value is smaller, larger, same, none. So as compared to higher pH value, the contact period for at lower pH. So generally क्लोरीनेशन के लिए हमारा जो अच्छा खासा जो pH रहता था दैट शुड हैव बीन 5 to 7. अगर 7 से ज़्यादा होगा एंड अगर 7 से ज़्यादा होगा तब हमारा कॉन्टैक्ट पीरियड जो था वो लार्ज होगा. क्लियर. अच्छा, अगर हमारे पास पीएच जो होगा वो लो होगा हमारे पास, सो उस केस में सो एज कम्पेयर टू हायर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर फॉर एफिशिएंट क्लोरीनेशन एट लोअर पीएच. लोअर पीएच पे जो कॉन्टैक्ट टाइम हमारे पास होगा दैट विल बी स्मॉलर. सो लोअर पीएच में हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पीरियड होगा दैट विल बी स्मॉलर. क्लियर. अच्छा, एक और बात हमारे पास, क्यों? क्योंकि पानी में हम ज़्यादा क्या चाहते हैं, HOCl. अगर आपको याद होगा क्लोरीन पानी में मिला, यहाँ पे क्लोरीन हमने डाला किसके साथ, पानी के साथ, पानी H2O यानी कि HOH, क्लोरीन यहाँ पे Cl2 यानी कि Cl और Cl. सो होगा क्या, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा था, यहाँ से हमारे पास HOCl बन रहा था एंड साथ ही में बाकी क्या बनेगा उससे हमें कुछ नहीं. सो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा था, HOCl. नाउ जो एंड बताइए ये रिएक्शन जो थी यहाँ पे पीएच हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना, ये रिएक्शन जो हो रही थी ये हमारे पास पीएच ग्रेटर देन 5 पे हो रही थी. क्लियर. पीएच ग्रेटर देन 5 पे या फिर इक्वल 5 पे हो रही थी, इक्वल और ग्रेटर आप बोल सकते हो. सो ये हमारे पास पीएच इक्वल टू 5 पे हो रही थी. नाउ सो यहाँ से हमारा HOCl बन रहा था एंड HOCl इज 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव हमारे पास. क्लियर. इन किलिंग बैक्टीरिया. फिर जो HOCl बन रहा था ये हमारा डेसोसिएट हो रहा था. क्लियर. अगर pH ग्रेटर देन 8 हो, यहाँ से HOCl में OCl नेगेटिव, अच्छा, एंड साथ ही में H पॉजिटिव निकल रहा था, बट वी वांट मोर HOCl क्योंकि HOCl इससे 80 टाइम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड अगर pH लेस देन 7 होगा ये रिएक्शन वापस होगी. देयरफॉर इसीलिए pH हमारा 5 से लेकर 7 तक होना चाहिए. क्लियर. यानी कि स्मॉलर pH होना चाहिए. नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज, बताइए डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी अगेन बोल रहा है, रिड्यूस्ड एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, अनइफेक्टेड बाय पीएच वैल्यू. अच्छा, इंक्रीज्ड एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, हाईएस्ट एट पीएच वैल्यू. सो यहाँ पे आपने देखा अगर पीएच हमारे पास ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए, अगर पीएच ग्रेटर देन 8 होगा सो वहाँ पे OCl नेगेटिव बनेगा. ये ज़्यादा किलिंग नहीं करता है, हम चाहते हैं HOCl. सो हम चाहते हैं पीएच 7 से नीचे रहे, 8 के ऊपर ना जाए. सो अगर pH ज़्यादा होगा, अगर pH ज़्यादा होगा एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी कम होगी. सो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस्ड एट हायर pH वैल्यू ऑफ वाटर. नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस. बताइए लाइम सोडा प्रोसेस आपको बताया था, आपको क्या बताया था कि यहाँ पे स्लज जो है वो ज़्यादा बनती है, स्लज काफ़ी ज़्यादा बन के आती है यहाँ पे. क्लियर. जो स्लज हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा बन के आती है, अगर आपको याद होगा, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते हैं. एंड दूसरा पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली सुपरविजन होना चाहिए, वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, सुपरविजन भी ज़्यादा होना चाहिए. ये भी डिसएडवांटेज, दीज आर डिसएडवांटेज. इसके ज़्यादा डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं लाइम सोडा के. नाउ फिर साथ ही में सुपरविजन काफ़ी हाई होना चाहिए था एंड लाइम सोडा जो है इसके कारण कोरोजन भी होता था अगर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे. साथ ही में जो हार्डनेस था इट वाज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे नहीं आ रही थी हार्डनेस. सो देयरफॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड. नेक्स्ट, एज कम्पेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस. अब लाइम सोडा एंड जियोलाइट को आपस में कंपेयर कर रहा है. सो लाइम सोडा के कंपैरिजन में जियोलाइट लीड्स टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज, जी नहीं. रिक्वायर्स केयरफुल एंड स्किल्ड सुपरविजन, जी नहीं. ऐसा किस में होना चाहिए, ऐसा लाइम सोडा में होना चाहिए. अच्छा, इस बल्कि, जी नहीं. सो एज कम्पेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस इज कॉस्टलियर. जियोलाइट जो हमारे पास है ये महंगा. सो ये हमारे पास क्या थी, जियोलाइट वाज कॉस्टलियर यानी कि अनइकोनॉमिकल, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे इसको बनाने में, बाकी सभी चीज़ें इसमें बेस्ट थी. नेक्स्ट 31, कंपेयर टू, एंड एक और मेथड, एक तो हमारे पास लाइम सोडा मेथड, दूसरा हमारे पास जियोलाइट या फिर आयोन एक्सचेंज, यहाँ पे जीरो हार्डनेस आप अचीव कर रहे थे. तीसरा हमारे पास डिमिनरलाइजेशन, यहाँ पे आप डिजायर्ड या फिर जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हो. डिमिनरलाइजेशन जनरली कहाँ पे यूज़ हो रहा था, इंडस्ट्रीज में. सो ये भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं. So next, compared to lime soda process, zeolite process has advantage in terms of following except.
सो एडवांटेज है, एक्सेप्शन बोल रहा है, बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, जी हाँ, लाइम सोडा प्रोसेस के कंपैरिजन में जियोलाइट में बेटर रिमूवल होता है, जीरो हार्डनेस आ जाती है, प्लांट इज कम्पैक्ट एंड स्मॉल, सो इतना तो है, स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड बट इकोनॉमिकल होता है, क्लियर। सो बाकी इसके एडवांटेज हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है, सो एक ही डिसएडवांटेज है ज़्यादातर, इसी को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एक और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रॉम दी लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन बिलो, विच ट्रीटमेंट रिड्यूस सैलिनिटी ऑफ वाटर। सो सैलिनिटी क्लियर, पानी में NaCl जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पानी में होता है, क्लियर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में होता है, क्लियर, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ पे पानी में डंप होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा। सो कैसे आप NaCl या फिर पानी में सैलिनिटी को ख़त्म करोगे, क्लियर। सो बताइए, फ्लैश मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन, जी नहीं। इलेक्ट्रोडायलिसिस, जी हाँ, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अगर आपको पता होगा कि किडनी फेलियर जब किसी बंदे का होता है एंड वो जनरली इन्हीं के कारण जब साल्ट्स वगैरह ज़्यादा लिए जाते हैं बॉडी में, सो इलेक्ट्रोडायलिसिस। अच्छा, फिर RO, जी हाँ। अच्छा, फिर फ्रीजिंग, फिल्ट्रेशन हमारा नहीं, सो BCD हमारे पास, सो BCD जो हमारे पास है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एरिएशन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ, अच्छा, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरिएशन, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरिएशन। सो एरिएशन की मेन डिसएडवांटेज बताइए। एक्सेसिव एरिएशन एब्जॉर्बर्स टू मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिकम्स कोरोसिव। सो हाँ, कोरोसिव वाटर बनता है बट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं। नाउ इट इफेक्टिवली, सो इतना तो सही है। फिर इट इफेक्टिवली रिमूव्स वोलाटाइल गैसेस विच इज हार्मफुल फॉर वाटर। एक्सेसिव एरिएशन कॉज टू मच ऑक्सीजन, जी हाँ, एंड वाटर बिकम्स कोरोसिव। सो ये हमारा राइट ऑप्शन है। सो अगर मतलब जल्दबाजी में आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी टिक कर सकते थे, सो हमेशा पहले देखा करें कि 4 ऑप्शन हैं, अच्छे से ध्यान में देखें कि जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वो है क्या, क्लियर। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नहीं, ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर यहाँ पे सब चीज़ें बढ़िया थी। सो हमारा ऑप्शन C राइट आंसर होगा। ये भी आपको बताया था अगर हम एरिएशन ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट, एरिएशन में आपको याद होगा कैस्केड एरिएटर। अच्छा, कैस्केड एरिएटर, क्लियर। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होते थे, हमारे पास टैंक, अगर आपको याद होगा बॉटम से हम कंप्रेसर्ड एयर भेजते थे, क्लियर। अच्छा, फिर हमारे पास ट्रे टावर भी यूज होते थे, थोड़ा आपको याद दिलाते हैं। नेक्स्ट, दी वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। एंड मैंने हमेशा आपको बोला कि ये सेडिमेंटेशन हमें पता नहीं होता है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये हम ऑप्शन से पता लगाते हैं। एंड हमेशा फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन जब आए, सो ये हमारे पास क्या होंगे एक साथ, B है क्लोरिनेशन, A है फिल्ट्रेशन, सो BA। सो इसके बाद तो यहाँ पे सीधे आपका ऑप्शन आ जाता है, विच आर दी फॉलोइंग इज दी करेक्ट सीक्वेंस। सो यहाँ पे B, यहाँ पे A, यानी कि लास्ट पे, यानी कि स्टार्ट से लास्ट तक, क्लियर। सो हमारा B सीधे ऑप्शन होगा, क्लियर। सो ऐसे जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, इनको आप जल्दी मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इनको कर सकते हो, बस आपको क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन को ढूंढना है, क्लियर। सो D हमारा क्या है, कोगुलेशन, E हमारा क्या है, फ्लोकुलेशन, ये सेडिमेंटेशन। सो अब हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ कि ये कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद आ रहा है, सो इट इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लियर। सो ऑप्शन B हमारा। नेक्स्ट, द कोर स्क्रीन इज नॉर्मली कैप्ट 45 to 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था जो अगर स्क्रीन हमारे पास ऐसे होगी, क्लियर, स्क्रीन हमारे पास क्या होगी, ऐसे होगी। स्क्रीन को जनरली हम ऐसे नहीं रखते हैं, स्क्रीन ऐसे नहीं रखते हैं, हम स्क्रीन को क्या करते हैं, इंक्लाइनड। हम स्क्रीन को, क्योंकि देखिए पानी की लेवल अगर आ रही होगी यहाँ से, ये है पानी की लेवल हमारे पास, सो पूरी स्क्रीन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही थी। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एट एन एंगल रखेंगे, इंक्लाइनड ऐसे, ताकि पूरी स्क्रीन जो यहाँ पे है पूरी स्क्रीन यूज़ में आए, सो ताकि पूरा पानी स्क्रीन के होकर जाए, क्लियर। क्योंकि अगर कोई, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बड़ा पार्टिकल यहाँ से आया वो इजीली चला जाएगा, क्लियर, सॉरी यहाँ से तो नहीं आ पाएगा, मतलब जो स्क्रीन हमारे पास होगी इसका ये एरिया हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिवली यूज़ नहीं होगा, क्लियर। इन शॉर्ट ये हमारे पास इफेक्टिवली यूज़ नहीं होगा। सो पूरी स्क्रीन को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री नहीं रखते हैं, हम इसको 45 to 60 डिग्री इंक्लाइनेशन रखते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, रखा यहाँ पे हमने। अब देखिए होगा क्या, जब आपने इसको इंक्लाइन रखा, सो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बेसिकली जो ओपनिंग एरिया है वो इंक्रीज़ किया, ओपनिंग एरिया जो है
वो बेसिकली इंक्रीज किया, यानी कि जो ओपनिंग एरिया है पानी के साथ वो आपने बढ़ाया। अगर आपने एरिया बढ़ाया तब क्या होता है, हमारे पास डिस्चार्ज होता है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। अच्छा, डिस्चार्ज जो हमारे पास होता है दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। अच्छा, एरिया मीटर स्क्वायर, अच्छा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखोगे एरिया एंड वेलोसिटी जो है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या निकलेगी, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। सो अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि इनके बीच इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे। सो देयरफॉर ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट होगा, इंक्रीज दी ओपनिंग एरिया टू रिड्यूस फ्लो वेलोसिटी, ताकि फ्लो वेलोसिटी जो है वो कम होगी। नेक्स्ट, इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन 0.2 mm इनऑर्गेनिक सॉलिड गेट सेपरेटेड। अच्छा, इट इज इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, सो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कितनी होगी 2.65। क्लियर, सो ऐसे हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉलिड को निकालेंगे। जो हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक हमारे पास लाइटर होते हैं एंड उनमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जनरली 2 से नीचे होती है। क्लियर। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। सो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल क्या होगी। नाउ स्टोक्स लॉ हमने देखा था, वी टी सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू G-1 GD² अपॉन 18 न्यू। न्यू क्या है, मैंने आपको बोला था दिस वाज हमारे पास काइनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमिक विस्कोसिटी इज डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। क्लियर, अपॉन डेंसिटी। नाउ अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी लिखोगे, दिस विल बी हमारे पास VT हमारे पास बनेगा G-1, अच्छा यहाँ पे GD² अपॉन, अच्छा यहाँ पे नीचे म्यू आएगा, ऊपर रो जाएगा। नाउ जो हमारे पास G और रो होता है, G और रो होता है, रो G, दिस इज हमारे पास स्पेसिफिक वेट। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, 11th में आपने पढ़ा है, G स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, नाउ जो रो इंटू G हमारे पास होता है इट इज़ नोन एज गामा W, यानी कि स्पेसिफिक वेट हमारे पास इट इज इक्वल टू रो G, गामा इज इक्वल टू रो G। सो VT आई कैन राइट इट एज दिस इज G-1। अच्छा, चलिए पहले इसको लिखते हैं, रो G अपॉन, अच्छा 18 तो हमने कहीं पे नहीं लिखा, यहाँ पे 18 म्यू। अच्छा, फिर हमारे पास रो G जो होगा दैट विल बी गामा W, G-1 गामा W D² अपॉन 18 म्यू। सो ऐसे भी आप इक्वेशन को लिख सकते हो। क्लियर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। एंड नाउ जो हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, याद रखिएगा इट इज़ लिक्विड्स के लिए इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो VT एंड म्यू के बीच अगर आप रिलेशन देखोगे, यहाँ पे म्यू नीचे, यानी कि VT इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू यहाँ पे, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी। अगर म्यू एंड टेम्परेचर इन्वर्स हैं, इसका मतलब देयरफॉर VT जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि म्यू और टेम्परेचर आपस में क्या है, दुश्मन है। एंड साथ ही में VT एंड म्यू भी आपस में दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देयरफॉर VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर, सो देयरफॉर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इंक्रीज यहाँ पे। क्लियर, एंड सभी यहाँ पे ऑलरेडी मतलब साइंस बैकग्राउंड के ही हैं, देयरफॉर ये चीज़ें समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अलम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोएगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, पहला एसर्शन बोल रहा है, सही। सो अलम हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होता है पीने के पानी के लिए, वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। अलम इज़ वेरी इफेक्टिव, सो सही है। अलम इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेनस प्रेजेंट इन वाटर। सो अलम पैथोजेनस को किल नहीं करता है, ये हमारा कोएगुलेंट है। सो ए हमारा ट्रू, आर हमारा फॉल्स। सो ए हमारा ट्रू, आर हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, डैश डैश इज बिल्ट फॉर preliminary settlement of solids where the water obtained from a canal or river is muddy. So dash dash is built for preliminary की बात कर रहा है। So मैंने आपको बोला था हमारे पास preliminary settlement में क्या होता है, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट्स में क्या होता है। सो प्रिलिमिनरी की अगर बात कर रहा है, सो क्लोरीनेशन चैम्बर नहीं होगा, फ्लैश में सेटलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक। क्लियर, प्रिलिमिनरी सेटलमेंट की बात हो रही है। क्लियर, यहाँ पे भी हम सेडिमेंटेशन बेसिन का यूज़ करते हैं। क्लियर, सो सीधे सीधे। नेक्स्ट, इफ़ अबाउट 90% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड आर टू बी रिमूव्ड, खाली 90% सस्पेंडेड सॉलिड हमें रिमूव करने हैं बाय कोगुलेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेशन शुड बी यूज्ड। अगर आपको याद होगा, अलम से हम क्या करते थे, अलम से हम सीप कोगुलेशन करते थे, सीप कोगुलेशन हम करते थे।
सो अलम से हम सीप कोगुलेशन करते थे, अगर आपको याद होगा। सो ये बेसिकली हाई टर्बिडिटी को रिमूव करता था। सो अगर आपको खाली 90% रिमूव करानी है, तब आप क्लोरीनेटेड कॉपरेज का क्या करोगे, क्लोरीनेटेड कॉपरेज का यूज़ करोगे। क्लियर? क्लोरीनेटेड कॉपरेज मतलब आप बेसिकली FeCl3 एंड Fe2SO4 यानी कि बेसिकली दिस इज फेरिक सल्फेट एंड दिस इज फेरिक क्लोराइड, इनका आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। बताया था स्लो सैंड फिल्टर में हमारे पास क्लीनिंग पीरियड क्या होता था, 1 to 3 मंथ्स। 1 to 3 मंथ्स हमारे पास। रैपिड सैंड फिल्टर में क्लीनिंग 24 से 48 आवर में, यानी कि ऑलमोस्ट डेली। क्लियर? सो 1 to 3 मंथ क्या होगा, 30 to 90 डेज यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द स्लो सैंड फिल्टर बेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर क्यों है बेटर रैपिड सैंड फिल्टर से, मतलब किस बिना पे? मतलब कोई अच्छाई तो होगी, मतलब सभी अच्छाइयाँ तो रैपिड सैंड फिल्टर में है ही नहीं, मतलब कुछ अच्छाइयाँ स्लो सैंड फिल्टर में भी हैं। क्यों? देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यही बोल रहा है फिर। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, अच्छा लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, लैंड रिक्वायरमेंट तो काफ़ी हाई है स्लो सैंड फिल्टर में। फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग डिमांड, नहीं, काफ़ी कम पानी आता है यहाँ पे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लो। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो ऊपर आपको बताया था यहाँ पे ईजिली आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन ईजिली करते हो, मेंटेनेंस ईजिली होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लग जाता है, खर्चा उतना नहीं लगता है। क्लियर? इन शॉर्ट। नेक्स्ट, एंड एक और अच्छी बात क्या है, बैक्टीरियल रिमूवल, वो भी आपको ऊपर बोला था। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड कार्बन, ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेटेड कार्बन की बात कर रहा है। एक्टिवेटेड कार्बन इज स्पेशली ट्रीटेड कार्बन विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड अट्रैक्टिंग इम्प्योरिटीज। नाउ देखिए एक्टिवेटेड कार्बन के रिलेटेड, एक्टिवेटेड कार्बन प्रशांत टेक्निक जब हमने पढ़ी थी वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका मैंने आपको बोला था, ध्यान दीजिएगा एक्टिवेटेड कार्बन के रिगार्डिंग। एक्टिवेटेड कार्बन जो हमारे पास होता है, इसमें क्या होती है, एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा हमारे पास ये रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है, टेस्ट हो गया, स्पेशली टेस्ट एंड ऑर्डर, इनको ये ज़्यादा रिमूव करता है, टेस्ट ऑर्डर, एंड साथ ही में कलर भी क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। अच्छा देन ये क्या रिमूव करता है, अलग से लिखोगे आप, ऑर्गेनिक मैटर एंड फिनॉलिक कंपाउंड, अगर फिनॉलिक कंपाउंड होंगे पानी में उनको भी रिमूव करता है। अच्छा साथ ही में ये क्लोरीन डिमांड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस क्लोरीन डिमांड कम हो जाती है अगर इसका हम पहले यूज़ करेंगे, मतलब बीच में हमारे पास, यानी कि फ़िल्टर से पहले हमारे पास, फॉर एग्जांपल मतलब रैपिड सैंड फिल्टर से पहले। अच्छा नॉट हार्मफुल नहीं होता है। क्लियर? अगर पानी में होगा तब हार्मफुल नहीं होता है। इफ़ ओवरडोज्ड, यानी कि अगर हम इसका डोज ज़्यादा देंगे ये हार्मफुल नहीं होता है। अच्छा साथ ही में आप लिखोगे इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड पाउडर फॉर्म में यूज़ होता है। इट कैन बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर कोगुलेशन बट जनरली बिफोर फिल्ट्रेशन। आप इन शॉर्ट याद रखोगे, यूज्ड बिफोर फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन से पहले कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, फिल्ट्रेशन से पहले, फिल्ट्रेशन। अच्छा फिर लास्ट पे क्या है, डिसइंफेक्शन, यानी कि डिसइंफेक्शन की तो बात ही नहीं है, फिल्ट्रेशन से ही पहले बीच में कहीं पे यूज़ होगा अगर हमें इसकी नीड पड़ी। क्लियर? सो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये आप ऐड करोगे नोट्स में। नाउ पढ़िए यहाँ पे। अच्छा एडवांटेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, कौन सी एडवांटेज नहीं है। इट मिनिमाइज क्लोरीन डिमांड, जी हाँ क्लोरीन डिमांड को रिड्यूस करता है अगर हम इसको पानी में यूज़ करेंगे। इट एक्सेलरेट्स कोगुलेशन, जी हाँ कोगुलेशन को क्या करता है, कोगुलेशन को एक्सेलरेट करता है, यानी कि कलर रिमूवल करता है, टेस्ट रिमूवल करता है, ऑर्डर रिमूवल करता है। अच्छा फिर इट इज़ ओवर डोसेस हार्मफुल, जी नहीं ओवर डोसेस का हार्मफुल नहीं होता है। सो ओनली ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे जो है दैट इज़ करेक्ट मतलब इसके हिसाब से जो इसने यहाँ पे बोला है नॉट अमंग, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सो इसको भी नोट डाउन करिए। नंबर 44, इन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन द रेजिडुअल क्लोरीन। सो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन तक हमारा जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो क्या होता है, सो दिस वाज द ब्रेक पॉइंट। हमारे पास क्या था, दिस वाज द ब्रेक पॉइंट।
सो यहाँ तक जितना भी क्लोरीन हमारा लग रहा था वो बेसिकली बताया ऊपर आपको, आयरन मैंगनीज इनको या फिर ऑक्साइड्स को यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में इस रीजन में क्या हो रहे थे, यहाँ पे जो क्लोरामाइन्स थे वो फार्म हो रहे थे, इनमें डिस्ट्रक्शन, दिस वाज दी, यहाँ पे हमारा पूरा ये सेटअपलाइज हुआ था यहाँ तक, यानी कि जितनी डिमांड हमारे पास थी वो बेसिकली हमने फुलफिल की थी। क्लियर, दिस वाज दी हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास क्या था, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। क्लियर। सो इसके बाद अब अगर हम यहाँ से क्लोरीन यूज़ करेंगे तब हमारा रेजिडुअल यहाँ से आएगा, तब रेजिडुअल यानी कि फ्री रेजिडुअल क्लोरीन आएगा। सो इस पॉइंट तक हमारे पास, जैसे ही हम इस पॉइंट तक पहुँचे यहाँ से, क्लियर, जैसे ही हम, क्योंकि नीचे से हम डोज बढ़ा रहे होंगे, ऊपर हमारा ग्राफ यहाँ आएगा। क्लियर। सो देयरफॉर इस पॉइंट पे अब रेजिडुअल क्लोरीन क्या होगा, 0, क्योंकि इसके बाद अब रेजिडुअल क्लोरीन आना स्टार्ट होगा। क्लियर। सो क्यों, क्योंकि जो हम क्लोरीन अब पानी में मिलाएंगे वो पानी के साथ नहीं मिलेगा, वो एज फ्री रेजिड्यू पानी में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, डैश इज एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट अप टू 2 ppm। सो अगेन यही चीज़ बोल रहा है कि बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट अगर आप क्लोरीनेशन आप करोगे, जो आप डोज करोगे, ये तो आपको बताया कि क्लोरीन कौन सा रहेगा, फ्री रेजिडुअल, एंड इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की क्लोरीनेशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लोरीनेशन। अगर हम बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन करेंगे, ये तब हम करते हैं अगर हमें लगे कि पानी में मतलब हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन हुआ है। क्लियर। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में आपने देखा होगा, किसी एरिया में हाल ही में कुपवारा का एक गांव था, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे डिहाइड्रेशन हुई थी लोगों में। क्यों, क्योंकि पानी में कोई मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा बैक्टीरिया आता है जिसके कारण डिहाइड्रेशन होती है। सो उस केस में पानी में हाई डोज दिया जाता है किसका, क्लोरीन का। सो सुपर क्लोरीनेशन। नेक्स्ट, द यूजुअल वैल्यूज ऑफ डिटेंशन पीरियड फॉर फ्लोकिलेशन टैंक रेंजेस फ्रॉम। सो फ्लोकिलेशन टैंक की बात कर रहे हैं। सो अगर आपको याद होगा फ्लोकिलेशन टैंक, सो कोई यहाँ पे 2 to 3 आर भी ऑप्शन करेगा, जी नहीं, 2 to 4 आर जो हमारे पास होता है दैट इज़ फॉर फ्लोकिलेशन सेडिमेंटेशन। अगर इसमें सेडिमेंटेशन भी बोला होता है तब 2 to 4 आर या फिर 2 to 3 के साथ हम जाते हैं। अगर आपको याद होगा ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको बताए थे, कोगुलेशन फ्लोकिलेशन में 4 टैंकियाँ हमारे पास यूज़ होती हैं। अच्छा, दिस वाज हमारे पास रैपिड मिक्सिंग एंड दिस इज हमारे पास स्लो मिक्सिंग, दैट इज़ फ्लोकिलेशन। बताइए यहाँ पे टाइम कितना हमारे पास होता था रैपिड मिक्सिंग में, 1 to 3 मिनट, एंड यहाँ पे टाइम हमारे पास 10 to 30 मिनट। क्लियर। ग्रेडियंट वेडियंट भी आपको बताया। क्लियर। यहाँ पे ग्रेडियंट कम होगा यानी कि 80 से नीचे होगा। क्लियर। यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास 700 to 1000 होगा, ये भी आपको बताया। सो यहाँ पे जो टाइम होता है दैट इज़ 10 to 30 मिनट। सो 10 to 30 ऑप्शन नहीं है, सो इट इज़ 20 to 60। अगर यहाँ पे 10 to 30 होता है तब हम 10 to 30 के साथ जाते हैं यहाँ पे। क्लियर। 10 to 30, 1 to 2 है बट ये काफ़ी कम है। क्लियर। ये हम रैपिड मिक्सिंग के लिए ले सकते हैं। क्लियर। सो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड्स इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। सम क्लोराइड्स को हम पानी में अलाउ करते हैं, यानी कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, यानी कि हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद भी जाते हैं, ब्रेक पॉइंट के बाद भी हम कुछ क्लोरीनेशन करते हैं। रेजिड्यू जो आपको बोला था, रेजिड्यू कितने हम रखते हैं, रेजिड्यू हम 0.2 to 1 mg पर लीटर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि इट हेल्प्स इन किलिंग वाटर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था ये हमारा SR है जहाँ से आप पानी छोड़ोगे, बीच में अगर फॉर एग्जांपल पानी के साथ कोई बैक्टीरिया आया आपके घर में आने से पहले ही, सो ये इसको किल करेगा। सो इट हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एडस टू टेस्ट, जी नहीं, क्लोरीन हमने क्या देखा था, क्लोरीन हमने देखा था इट इज़ बिटर टू टंग, ये बिटर टेस्ट होता है। ओजोन क्या होता था, ओजोन वाज हमारे पास, जो ओजोन होता है ओजोन टेस्टी होता है, ओजोन पानी जो होता है दैट इज़ टेस्टी। सो इट इज़ बिटर, इट इज़ नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि इतना 0.2 to 1 अगर हम रखेंगे मतलब हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्लोरीन हम यूज़ करेंगे सो कैंसर हो सकता है। क्लियर। सो इतना मतलब इसलिए बोला जाता है कि इतना रेसिड्यू रहेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू रिमूव इट कम्प्लीटली, हाँ इसको हम पूरा रिमूव ना करें, क्योंकि बीच में अगर कुछ बैक्टीरिया मिल गए आपके घर में या फिर आपके घर में पानी आने से पहले, सो ये जो थोड़ा बहुत हमारे पास क्लोरीन है ये इसको किल करेगा। सो 1 ABD, सो AB डिविलियर्स। सो 47 में यहाँ पे हमारा ABD राइट आंसर है। क्लियर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सो अच्छा ACD, अरे यार किधर गए हम, ACD। सो ACB नहीं है, ACD। सो ACD हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द क्लोरीन डोसेज इन वाटर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन। सो क्लोरीन डोज किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो क्लोरीन डिपेंड करेगा
पानी में आयरन मैंगनीज कितना है, पीएच कितना है पानी में, अच्छा हमारे पास टेम्परेचर कितना है, अच्छा हमारे पास, अच्छा ये सब चीज़ें हमें देखनी है। एंड बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कितना है पानी में, जो स्टार्टिंग में ही होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, क्लियर। सो इनको हमें ऑक्सीडाइज करना है। सो पीएच, ऑर्गेनिक मैटर। न देखिए इनके ऊपर जो क्लोरीन डोज है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किनके ऊपर, 1 और 3 के ऊपर। सो 1 और 3 के ऊपर हम 1, 2, 3 के साथ भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब देखिए कुछ बुक्स यहाँ पे 1, 2, 3 के साथ जाती हैं, कुछ 1 और 3 के साथ जाती है। ज़्यादा बेटर है 1 और 3 के साथ जाना। क्यों? क्योंकि जो पीएच में हमने क्लोरीन में जो मैंने आपको फैक्टर्स बोले थे, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट करेगा, एंड CO2 वहाँ पे हमने नहीं देखा था। CO2 जो है ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पीएच एंड CO2 के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर पानी में CO2 ज़्यादा होगा, पीएच क्या होता है, पीएच कम होता है, क्लियर। सो वैसे तो आ सकता है बट डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। सो इसीलिए हम 1 और 3 के साथ जाएंगे। सो डोजेज जो होगा वो पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर। CO2 के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करेगा। नाउ if turbidity removal is the only objective of a water treatment plant, it should have following units। यानी कि अगर आपको खाली टर्बिडिटी बाहर निकालनी है, सो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अच्छा अगर आपको खाली ये निकालना है बाहर, अच्छा टर्बिडिटी, अगर आपको खाली टर्बिडिटी निकालनी है, एरिएशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, क्लोरिनेशन। जी नहीं, क्लोरिनेशन हम नहीं करेंगे, क्लोरिनेशन हम नहीं करेंगे। रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेटर, सेटलिंग टैंक, फिल्टर। हाँ फिल्टर भी हम यूज़ करेंगे किसके लिए, टर्बिडिटी को निकालने के लिए, क्योंकि फिल्टर में हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। सो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, क्लियर। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस। ध्यान दीजिए 50 पे, हैनर, क्लर्क, वर्शनेट, जियोलाइट। सो डिटर्मिनेशन के लिए, हार्डनेस को कम करने के लिए नहीं, डिटरमाइन के लिए, हैनर भी, क्लर्क भी, वर्शनेट भी। जियोलाइट जो होता है दिस इज फॉर रिड्यूसिंग, ये ट्रीटमेंट है। जियोलाइट जो है दिस इज ट्रीटमेंट, इनको समझिए, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ये ट्रीटमेंट। ये जो है ये है मेथड्स टू डिटरमाइन, यानी कि हार्डनेस कितनी है, यहाँ से आइडिया लगेगा पानी में हार्डनेस कितनी है, फिर कितनी है उसके लिए ट्रीटमेंट करनी है। जियोलाइट मेथड इज फॉर ट्रीटमेंट, क्लियर। सो आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने सभी पढ़े हैं। नाउ द एडिशन, इसीलिए आपको समझना है अच्छे से सब्जेक्ट को। द एडिशन ऑफ क्लोरीन एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स जनरली एट सर्विस रिजर्वायर एंड बूस्टर पंप्स। देखिए हमने डिक्लोरिनेशन पढ़ा, हमने पोस्ट क्लोरिनेशन पढ़ा, हमने प्री क्लोरिनेशन पढ़ा, ये टर्म हमने कहीं पे नहीं देखी, रिक्लोरिनेशन, क्लियर। सो वहाँ पे मैं भूल गया था, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि रिक्लोरिनेशन हम कब करते हैं, अगर हमें सर्विस रिजर्वायर पे, क्लियर, जो सर्विस रिजर्वायर है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगी, क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन के बाद पानी जाएगा सर्विस रिजर्वायर में, क्लियर। अब अगर आप सर्विस रिजर्वायर में क्या करते हो, क्लोरीन थोड़ा सा यहाँ पे मिलाते हो, क्लियर, सर्विस रिजर्वायर में, या फिर आगे आपका पंप होगा फॉर एग्जांपल कहीं पे, वहाँ पे मिलाते हो। सो उस क्लोरिनेशन को हम बोलते हैं रिक्लोरिनेशन, क्लियर। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिक्लोरिनेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। सो स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहा है। इट रिमूव्स अबाउट 98 to 99% बैक्टीरिया। जी हाँ रिमूव करता है। इट रिमूव्स टर्बिडिटी टू एक्सटेंड ऑफ 50 mm। इतनी ही टर्बिडिटी हमने देखा था स्लो सैंड फिल्टर में। टर्बिडिटी जो है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 NTU, यानी कि इसी रेंज में रिमूव करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी डायरेक्टली आ रहा था, इसलिए ज़्यादा टर्बिडिटी हम नहीं रख सकते हैं। इट डज नॉट रिमूव कलर, यार कलर ही के लिए तो है फिल्ट्रेशन हमारा, क्लियर। सो कलर ये बोल रहा है नहीं कर रहा है, सो नहीं। इट रिमूव्स अबाउट 95% कोलाइडल, जी नहीं। सो 1 and 2 हमारा करेक्ट है। द डिज़ाइन पीरियड रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टोरेज रिजर्वायर डैम इज। देखिए स्टोरेज रिजर्वायर डैम, अगर खाली स्टोरेज रिजर्वायर होता है, SR खाली होता है, SR, तब मैंने आपको बोला है कितना टाइम हमारे पास, डिज़ाइन पीरियड 15 ईयर। अगर डैम होता है तब कितना, 30 ईयर। अच्छा तब कितना, 50 ईयर, तब कितना 50 ईयर। बट यहाँ पे 50 कोई ऑप्शन नहीं है, सो हम जाएंगे 30 के साथ। सो डैम आपको पकड़ना है, सो आप जाओगे बड़े के साथ जो यहाँ पे है, अदरवाइज डैम के लिए हमने देखा था 50। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीयूजेबल
reusable water from residential, commercial and industrial bathroom, sinks, bathtub, shower, drain and clothes washing equipment drains is known as। यानी कि अगर आपके घर के सिंक से, यानी कि बगैर, मतलब जो आपका वाटर क्लोजेट है कमोड, उसके बगैर जो भी पानी है सिंक से निकल रहा है, बाथ टब से निकल रहा है, शावर ड्रेन से निकल रहा है, अच्छा क्लोथ वॉशिंग से निकल रहा है, इसको अगर हम रीयूज़ करेंगे, इस पानी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर। ब्लैक वाटर हम किसको बोलते हैं, जो आपके वाटर क्लोजेट वगैरह में होगा, क्लियर, वो हमारा ब्लैक वाटर होता है। सो दिस इज ग्रे वाटर, इन दो को याद रखिए। नेक्स्ट, एवरेज टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय वाटर टू पास थ्रू दी सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड। JKSSB में पूछा गया है। देखिए, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर, सो अगर ये हमारे पास सेटलिंग टैंक है, चाहे PST है या फिर SST है, कोई भी सेटलिंग टैंक, यहाँ से पानी आ रहा होगा, यहाँ से जाएगा, सो यहाँ से आ रहा है, इधर जा रहा है, सो दिस इज इनलेट, दिस इज आउटलेट। सो ये क्या बोल रहा है, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर टू पास थ्रू दी सेटलिंग टैंक, डिटेंशन टाइम, फ्लो थ्रू पीरियड, टाइम ऑफ डिटेंशन टाइम। क्या होता है, डिटेंशन टाइम होता है कि यहाँ पानी कितने टाइम तक रहा, सो अंदर टैंक के अंदर रेस्ट में पानी कितने टाइम तक रहा, दैट इज डिटेंशन टाइम। आपने इसको डिटेन किया, आपने इसको रोका। नाउ यहाँ से यहाँ तक पानी को कंटिन्यूसली जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज फ्लो थ्रू पीरियड, बताया था आपको। एंड आपको डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी भी बताई थी, दैट वाज इक्वल टू फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन डिटेंशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी किसके लिए यूज हो रही थी, शॉर्ट सर्किटिंग के लिए। याद करिए, शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको बोला था, क्यों, क्लियर, शॉर्ट सर्किटिंग होती है अगर यहाँ से विंड वगैरह फ्लो कर रही होगी, अगर आपको याद होगा विंड वगैरह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर इम्प्योरिटीज कॉज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आईज। स्किन एंड आईज में डिस्कलरेशन कौन करता है, अभी आपको बताया था पहले ही। सो सिल्वर हमारा, इसीलिए सिल्वर हमारा ज़्यादा टॉक्सिक होता है, क्लियर। सो ये डिस्कलरेशन करता है किन में, आइज एंड स्किन में। नेक्स्ट, एट व्हाट pH वैल्यू ट्राइक्लोरोअमाइन्स आर फॉर्मड इन डिसइंफेक्शन प्रोसेस। सो आपने देखा अमोनिया जब पानी में मिलाओगे, वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा ध्यान दीजिए, वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोअमाइन, डाइक्लोरोअमाइन एंड मोनोक्लोरोअमाइन। सो ये बोल रहा है किन की बात कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, ट्राइक्लोरोअमाइन्स की, क्लियर। पहले मोनोक्लोरोअमाइन, फिर डाइक्लोरोअमाइन, फिर हमारे पास ट्राइक्लोरोअमाइन। आपने देखा जो मोनोक्लोरोअमाइन हमारे पास था, ये कब बन रहा था, जब pH हमारा 6.5 से ज़्यादा था या फिर 7.5 से ज़्यादा था, सो हाई pH पे। अच्छा, ये हमारा 5 to 6.5 pH में बन रहा था डाइक्लोरो, एंड ज़्यादा यही इसी के पास डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी हमारे पास होती थी, क्योंकि ये हमारे 5 to 7 pH को मैच कर रहा था, क्लियर, अगर आपको याद होगा। ट्राइक्लोरोअमाइन जो था ये हमारा लेस देन 4.4 pH पे बन रहा था, क्लियर, लेस देन 4.4 pH पे हमारा क्या था, ये बन रहा था। सो लेस देन 4.4 हमारा क्या होगा, लेस देन 4.4 मतलब pH हमारा बिटवीन 1 to 3 भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। सो ऑप्शन डी ही हमारा हो सकता है। नेक्स्ट, नंबर 58, टोटल 70 है, बस 10 मिनट और। Now, given below are 6 chemicals with codes that are used in treatment process. Identify the chemicals that cannot be used as coagulant. इनमें से coagulant कौन नहीं होगा, क्लियर। सो देखिए, सो खाने के लिए भी बुला रहे हैं। अल्मोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। सो देखिए, इनमें से कौन यूज नहीं होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट हाँ हमारा होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीच किसके लिए यूज़ होता है, दिस इज मतलब ब्लीच हमारे पास डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये हमारा कोआगुलेंट नहीं है। फेरिक क्लोराइड हमारा कोआगुलेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, कहीं पे भी हमने देखा नहीं पानी में। पोटेशियम अल्मोनियम सल्फेट हाँ है, पोटेशियम अल्मोनियम सल्फेट, क्योंकि अल्मोनियम सल्फेट हमारे पास है। अल्यूमिनो सल्फेट जब मैंने आपको बोला था, अमोनियम सल्फेट हमारा नहीं होता है। सो कौन कौन सा नहीं है, क्यू, एस एंड यू। सो क्यू, एस एंड यू हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, द डोज ऑफ क्लोरीनेशन बियॉन्ड विच एनी फर्दर एडिशन ऑफ क्लोरीन विल अपीयर एज फ्री रेजिडुअल इज नोन एज। अभी कितनी बार इसी लेक्चर में हमने देखा, इट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, क्लियर। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इसके बाद अगर आप डोज यहाँ से बढ़ाओगे, ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, एंड ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होगा। सो बियॉन्ड प्री क्लोरीनेशन।
नेक्स्ट, एज पर IS इतना इतना टोटल हार्डनेस इन दी एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ध्यान दीजिए कितनी होती है 200 से 600, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। सो 600 के साथ हम जाएंगे, क्लियर, 200 नहीं, याद रखिएगा, क्लियर, 200 नहीं, क्लियर, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, क्लियर, या फिर कॉज ऑफ रिजेक्शन। एक्सेप्टेबल क्या है 200 हमारे पास। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 pertain टू फिल्ट्रेशन। अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, मीडिया एंड एब्जॉर्प्शन। जी हाँ, देखा था हमने। व्हेन द फिल्टर इज क्लीन द हेड लॉस गॉज शुड इंडिकेट जीरो रीडिंग। जी नहीं, क्योंकि हमने देखा था जो स्लो सैंड फिल्टर होता है या फिर रैपिड सैंड फिल्टर होता है, मैंने आपको हेड लॉस बोला था, हेड लॉस अगर आपको याद होगा, HL मैंने आपको बोला था, मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले ही, यानी कि न्यू फिल्टर में, न्यू एंड जो रनिंग होगा इनमें क्या हेड लॉस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको याद होगा 10 to 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आपको बोला था, क्लियर, 10 to 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, क्लियर। अच्छा, फिर एक और चीज़ बोला था, अच्छा, टोटल है या मैक्सिमम हेड लॉस या फिर टोटल हेड लॉस जो जनरली होता है, दिस इज न्यू, मतलब जो नए में होगा, क्लियर, जो ओल्ड हमारे पास होंगे यानी कि जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लीनिंग हम कब करते हैं, 0.7 to 1.2 मीटर जब हेड लॉस हो रहा था, एंड यहाँ पे जब 2 to 3 मीटर हेड लॉस होगा, क्लियर, 2 to 3 मीटर हेड लॉस। सो देयरफॉर अगर नया भी होगा, मतलब बिफोर कंस्ट्रक्शन भी इतना हेड लॉस हम रखते हैं। देयरफॉर हेड लॉस रीडिंग जो है दैट शुड नॉट बी जीरो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर्स में देखिए 10 से 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्केल होती है उतना जैसा होना चाहिए यहाँ पे मीटर्स में, क्लियर। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। सो 1 ट्रू 2 फॉल्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। सोडियम क्लोराइड जी नहीं। कैटाइनिक पॉलीमर, हाँ हो सकते हैं, कैटाइनिक पॉलीमर्स हो सकते हैं। फिर फेरिक सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, जी हाँ। सो सोडियम क्लोराइड इज नॉट ए कोगुलेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस आपको ढूंढनी है, ढूंढिए दो बाइयों को, किसको, डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरीनेशन कहीं पे लिखा होता है, एंड फिल्ट्रेशन को। सो देखिए डिसइंफेक्शन एंड फिल्ट्रेशन साथ में है। डिसइंफेक्शन यहाँ पे, फिल्ट्रेशन कोगुलेशन यहाँ पे, डिसइंफेक्शन कोगुलेशन यहाँ पे, डिसइंफेक्शन सेडमेंट। सो ऑप्शन बी सीधे, क्लियर। अब आप समझ गए होंगे जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कैसे जल्दी करोगे, क्लियर, क्योंकि आपके पेपर में 100 इन्वायरमेंटल क्वेश्चन, मतलब इंजीनियरिंग पोर्शन से 70 to 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अगर मैं सिविल की बात करूं, फॉर एग्जांपल सिविल मतलब जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे जनरली 8 to 10 मार्क्स पूछे जाते हैं पूरे इन्वायरमेंट के, जो मैंने आपको पढ़ा है इसके 8 to 10। सो काफ़ी कम चांस होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, किसी से नहीं आता है, यानी कि हमारे पास अराउंड मतलब 10 to 15 यूनिट्स होंगे। सो 10 to 15 यूनिट्स में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन जनरली आते हैं, क्लियर। सो काफ़ी यूनिट्स में तो आते ही नहीं है, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ता है। नाउ इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यू हैव बीन टोल्ड टू चेक द फिशियल कोलीफॉर्म। आपको फिशियल कोलीफॉर्म लेवल्स चेक करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट रीजन बिहाइंड मॉनिटरिंग दीज लेवल्स। सो फिशियल कोलीफॉर्म आपको चेक करना है। दे काज डिजीज इन ह्यूमन्स, जी नहीं, क्लियर, मतलब ये बोल रहा है कि आपको क्यों इनको मॉनिटर करना है, आपको क्यों इनको मॉनिटर, इन पे ध्यान देना है। दे काज डिजीज नहीं, क्योंकि कोलीफॉर्म है, ये नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक। द पैथोजेनिक्स आर रिलेटिवली स्केयर इन वाटर मेकिंग देम डिफिकल्ट टू मॉनिटर डायरेक्टली, जी नहीं। देयर इज कोरिलेशन बिटवीन फिशियल कोलीफॉर्म काउंट्स एंड द लेवल ऑफ नाइट्रेट्स, जी नहीं, नाइट्रेट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। देयर इज कोरिलेशन बिटवीन फिशियल कोलीफॉर्म काउंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ए डिजीज, जी हाँ। अगर पानी में फिशियल कोलीफॉर्म हुआ यानी कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अगर ये है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजीज काजिंग बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सो अगर ये पानी में होंगे, क्योंकि हम इन्हीं को फाइंड करते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि पानी में डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ मिक्सिंग एंड डिग्री ऑफ टर्बुलेंस। अगर डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, याद रखिएगा जहाँ पे भी, मतलब डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जब आप रैपिड मिक्सिंग करते हो, अगर आप डिग्री ऑफ मतलब रैपिड मिक्सिंग होगी, टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, यानी कि पानी ज़्यादा ऐसे घूमेगा, क्लियर। टर्बुलेंस, लेमिनार फ्लो आपने पढ़े होंगे, फ्लो यानी कि यहाँ पे देखिए अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होती है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, स्मूथ फ्लो। टर्बुलेंट
फ्लो में क्या होता है, मतलब ऊपर नीचे लहरें उड़ रही होंगी, क्लियर। सो जितना टर्बुलेंस ज़्यादा होता है उतनी मिक्सिंग ज़्यादा होती है, क्लियर। सो डिग्री ऑफ मिक्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ टर्बुलेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिसैलिनेटेड वाटर? रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। सो इनमें अगर आप देखोगे इनमें साल्ट सभी में होता है। नाउ रिक्लेमेड वाटर क्या होता है? रिक्लेमेड वाटर अगेन देखिए इरिगेशन से क्वेश्चन पूछा है, एंड यहाँ पे देखिए इरिगेशन में हम टॉपिक पढ़ते हैं रिक्लेमेशन ऑफ वाटर। रिक्लेमेशन ऑफ वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग में जनरली जब हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ये हमारे पास है प्लांट्स, क्लियर। इरिगेशन में हमें क्या करना होता है, पानी की स्टडी करनी है जनरली, मतलब प्लांट्स वगैरह की, क्लियर। डैम, बैराज वगैरह वो वहाँ पे हमें पढ़ने होते हैं, क्लियर। नाउ जनरली जब हम प्लांट को पानी देते हैं, क्लियर, प्लांट को पानी देते हैं, इरिगेशन वाला पानी, क्लियर। सो यहाँ पे अगर हमने एक्सेस पानी दिया या फिर बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, सो ये वाटर लॉगड होगा। वाटर लॉगिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे साल्टर्स डेवलप होंगे, क्लियर। यहाँ पे क्या होंगे, साल्टर्स डेवलप होंगे। उन साल्टर्स को निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, लीचिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, लीचिंग करनी पड़ती है। अब लीचिंग जैसे ही यहाँ पे हम करते हैं, सो हमें जब यहाँ पे हम पानी देते हैं कुछ DI अमाउंट ऑफ पानी, क्लियर, यानी कि इरिगेशन पानी। अच्छा, फिर उसमें से एक तो हमें इस पौधे को क्या करना है, ग्रो करना है, दैट इज नोन एज कंसेप्टिव यूज या फिर इवापोट्रांसपायरेशन। उसको हम कंसेप्टिव यूज या फिर इवापोट्रांसपायरेशन बोलते हैं। फिर इसमें से हमें कुछ पानी लगेगा इसको ड्रेन ऑफ करने में, यानी कि यहाँ पे जो पानी था उसको ड्रेन ऑफ करने में, एंड उसके बाद जो अंदर पानी रहेगा दैट विल बी हमारे पास प्योर पानी, वो साल्टेड नहीं होगा, दैट विल बी फ्री ऑफ साल्ट्स, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्लेमेड वाटर। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिक्लेमेशन। सो देखिए, मतलब इसलिए मैंने आपको बोला है कि मतलब आप ये चीज़ें खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब मेजॉरिटी, मतलब पढ़ पाते हैं तब आपको, मतलब फॉर एग्जांपल 1-2 साल का टाइम लग सकता है एक सब्जेक्ट में इसको अच्छे से समझने में, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई, अच्छा सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एंड साथ ही में हमारा इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं। ऐसे ही और सब्जेक्ट्स आपस में लिंक्ड रहते हैं। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज कैलकुलेटेड बाय द कैपेसिटी। डिटेंशन पीरियड, हाँ सही है। ओवरफ्लो रेट, हाँ सही है। शेप ऑफ टैंक, इनलेट, जी नहीं, शेप एंड इनलेट से हम नहीं निकालेंगे, शेप से नहीं निकालेंगे, इनलेट आउटलेट अरेंजमेंट से नहीं, डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो। इसीलिए डिटेंशन पीरियड आप देखते हो कितना है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, आप सरफेस ओवरफ्लो रेट देखते हो कितनी है। सो इनसे हम क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। Next, in the design of a continuous flow type sedimentation tank, A is theoretical detention period, B is actual average time taken by a batch, यानी कि flow through velocity in short। अंदर पानी को कितना टाइम लग रहा है, दिस इज A, यानी कि डिटेंशन टाइम। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज फ्लो थ्रू वेलोसिटी, इसने इसको नाम दिया है B इज द एक्चुअल एवरेज टाइम टेकन। हाँ, सो ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। ऊपर भी मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा, फ्लो थ्रो वाटर या फिर फ्लो थ्रो पीरियड डिवाइड बाय डिटेंशन पीरियड। सो फ्लो थ्रो इसने क्या बोला है, B। अच्छा, डिटेंशन क्या बोला है, A। सो B/A, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इन अच्छा, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, 5 मिनट और। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन, सेटलिंग वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। नाउ ध्यान दीजिए, हमने देखा था सेटलिंग वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने आपको ऊपर बोली, G-1 GD² अपॉन 18U, मैं एक ही दिखाऊंगा। अच्छा, फिर हमने सरफेस ओवरफ्लो रेट देखा था V0 या फिर SOR किसके बराबर होता था, Q/BL। BL क्या होता था, सरफेस एरिया। सो एफिशिएंसी हम कैसे निकालते थे, VT/V0 इंटू 100। अगर एफिशिएंसी क्या होगी 100, तब VT वॉज इक्वल टू V0, यानी कि सरफेस ओवरफ्लो रेट के बराबर हो रहा था। सो VT हमारा क्या है, G-1 GD² अपॉन 18U। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू Q/BL या फिर इट इज़ इक्वल टू Q सरफेस एरिया। देयरफॉर हमारे पास द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन डेप्थ पे कभी नहीं। एफिशिएंसी हमने देखा था, एफिशिएंसी डजंट डिपेंड ऑन डेप्थ, इसलिए ना तो टर्मिनल वेलोसिटी या ना तो सरफेस ओवरफ्लो रेट डेप्थ पे डिपेंड करेंगे, खाली फ्लो थ्रो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी दैट वाज Q/BH, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। 3 वेलोसिटी हमने देखी थी, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्लियर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेप्थ के ऊपर। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी एंड हमारे पास सरफेस फ्लो रेट ये डेप्थ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। सरफेस एरिया, जी हाँ, सेटलिंग वेलोसिटी जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहाँ पे आपने देखा VT अगर इसके बराबर है, अगर एफिशिएंसी 100 है,
तब हम लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू क्यू बाई बी एल, यानी कि इनवर्स रिलेशन है, बट डिपेंड कर रहा है, ये खाली बोल रहा है कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स सो सरफेस एरिया पे, डेप्थ नहीं। सो एफिशिएंसी में भी मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि डेप्थ पे है, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एंड लिखाया भी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हियर एंड मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेस इफ पार्टिकल साइज इज डिक्रीज्ड, जी नहीं, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्लियर, सो जी नहीं। द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज्ड, जी नहीं, अभी हमने देखा वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। देन द डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है, सो नन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया होगा। एंड हमने अलग अलग 3 चीज़ें देखी थी, एक हमने देखा था लेमिनार के लिए, देन ट्रांजिशन फ्लो के लिए, देखिए लेमिनार, ट्रांजिशन, टर्बुलेंट, ये मतलब एक यूनिट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में। टर्बुलेंट वहाँ पे मतलब 30 यूनिट्स हैं, ये हमारा 1 यूनिट वहाँ पे रहता है। सो कहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। नाउ एनवायरनमेंट का ही मतलब यहाँ पे मे बी शायद ये हमने डिस्कस किया होगा, बट स्टिल एक बार फिर यहाँ पे आपको बताते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे हमने देखा था वी टी इक्वल टू जी माइनस 1 जी डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू, यानी कि वही इक्वेशन। सो यहाँ पे वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। फिर ट्रांजिशन में हमने क्या देखा था, ट्रांजिशन में जनरली जो हमने इक्वेशन देखी थी यहाँ पे हेजन वाली, एंड यहाँ पे याद रखिएगा ये हेजन की इक्वेशन, ये हमारे पास स्टोक्स की इक्वेशन। अच्छा, टर्बुलेंट में हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन, ये न्यूटन बाबा की इक्वेशन, क्लियर। एंड यहाँ पे हेजन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, वी टी जो हमारे पास था दैट वाज 418 हमारे पास, क्लियर, 418 जी माइनस 1 डी स्क्वायर इंटू 3t प्लस यहाँ पे 70 डिवाइड बाई 100। सो यहाँ पे भी आपको दिखेगा वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। न्यूटन में क्या है, न्यूटन में हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ 1.8 अंडर रूट हमारे पास जी माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे फिर यहाँ पे जी डी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो वी टी है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो में, डी स्क्वायर। सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर इन स्टोक्स, हेजन। न्यूटन में ऐसा नहीं होता है, क्लियर। एंड पार्टिकल साइज आपको बोला था डी हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए लेस और इक्वल टू 0.1 mm। अच्छा, यहाँ पे डी कितना, यहाँ पे 0.1 to 1 mm हमारे पास, क्लियर, पार्टिकल साइज। एंड यहाँ पे डी ग्रेटर देन 1 mm हमारे पास। रेनॉल्ड नंबर भी आपको बोला था यहाँ पे 0.5 या फिर किसी बुक में 1 लिखा होता है, यहाँ से नीचे होना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0.5 इंटू 10⁴ हमारे पास, या फिर 1 to 10⁴। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 10⁴ रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेनॉल्ड नंबर के ऊपर, डी के ऊपर भी, डी के ऊपर डी इनका, रेनॉल्ड नंबर इनका, एंड किसके साथ डी वाली रिलेशन है, डी स्क्वायर वाली रिलेशन है, किसके साथ नहीं है, इनको भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।